नमस्कार, मैं हूं आमियार शांडिल्य और आप देख रहे हैं लेवल अप बीपीएससी की यूट्यूब चैनल, जो आपके लिए लेकर आया है 69वीं बीपीएससी सिविल सर्विसेज एग्जाम के लिए क्रैश कोर्स। और एक तरह से ये एक रिवीजन क्लास है और ये रिवीजन क्लास आपको आपके एग्जामिनेशन को क्रैक कराएगी, आपको आपकी मंजिल तक पहुंचाने का काम करेगी। तो हम इस लेक्चर में क्या देखने वाले हैं आज? इस लेक्चर में आज हम चैप्टर 2 मॉडर्न हिस्ट्री आधुनिक इतिहास की जो चैप्टर 2 है उसको हम लोग उसके एमसीक्यू उसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। कल भी हमने देखे थे, लेकिन यही चैप्टर हमने देखा था और कुछ ही क्वेश्चंस हम सॉल्व कर पाए थे। ज्यादातर समय हमने कॉन्सेप्ट को समझने में बिताया था। तो आज हम लोग आगे की तरफ देखेंगे। ये चैप्टर नंबर 2 कौन सा है? अंग्रेजों का बंगाल में विस्तार, एक्सपेंशन ऑफ ब्रिटिश इन बंगाल। तो आज हम इन क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इसके पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि आप अपनी नोटबुक और पेन लेकर के बैठ जाएंगे। इसके अलावा आप इस वीडियोस को जो भी लेक्चर सीरीज की वीडियोस आ रही हैं उसको जम के लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। सब्सक्राइब अगर कोई नया जो है बच्चा, नया छात्र हमारी वीडियोस को देख रहा है, जो नई पहली बार ये वीडियो देख रहा है, वो जरूर सब्सक्राइब कर दे। साथ ही साथ शेयर भी करें, अपने सोशल मीडिया हैंडल पर भी शेयर करें। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं आज की क्लास। और कल हम लोगों ने 3 क्वेश्चंस देखे थे, लेकिन मैं थर्ड नंबर क्वेश्चन मैं फिर से सॉल्व करूंगा, फिर से उसके कॉन्सेप्ट को डील करूंगा और फिर आगे की तरफ हम लोग बढ़ेंगे। चलिए चलते हैं हम लोग अपने क्वेश्चंस की तरफ। तो आइए जरा सा देखें हम लोग कौन सा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था। पहला और दूसरा क्वेश्चन हमने सॉल्व कर लिया था, थर्ड क्वेश्चन भी हमने एक तरह से सॉल्व कर लिया था, लेकिन फिर से हम इस थर्ड नंबर क्वेश्चन को हम देखेंगे। थर्ड नंबर क्वेश्चन क्या है, चलिए देखते हैं। तो ये कुछ यूं है। क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। ये स्टेटमेंट्स पे कंसीडर करना है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला स्टेटमेंट है रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। रॉबर्ट क्लाइव ने सरकार की दोहरी प्रणाली की शुरुआत की। पहला स्टेटमेंट। इस स्टेटमेंट को जरा सा हम चेक करें। इस स्टेटमेंट को चेक करने के लिए हमें थोड़ा सा इसको समझना पड़ेगा। और क्या समझना पड़ेगा कि जब बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया, बक्सर का युद्ध समाप्त हो गया, बैटल ऑफ बक्सर की समाप्ति हो गई, तो फिर हमने देखा था कल भी और फिर से मैं इस चीज को डिस्कस कर रहा हूं कि बक्सर का युद्ध जब 22 अक्टूबर 1764 को समाप्त हो गई, तो भारतीय संघ में शामिल शासक जिस पदस्थ मीर कासिम था, वो भाग गया दिल्ली की तरफ, जहां 1777 में उसकी मृत्यु हो जाती है। और जो 2 शासक बचे, एक तो मुगल बादशाह शाह आलम द्वितीय और दूसरा शासक था कौन? अवध का नवाब शुजा-उद-दौला। इन दोनों से ही संधि की जाएगी। ये हारे हुए पक्ष है, तो जीता हुआ पक्ष जो अंग्रेज है, जो हेक्टर मुनरो के नेतृत्व में इस युद्ध में विजयी रहता है, उसने संधि की किसके साथ? इन शासकों के साथ। इस कार्य के लिए रॉबर्ट क्लाइव को वापस से इंग्लैंड से बुलाया गया, वापस से बुलाया गया और अधूरे कार्य को पूरा करने के लिए, बंगाल पे आधिपत्य के कार्य को पूरा करने हेतु रॉबर्ट क्लाइव को वापस से इंग्लैंड से वापस बुलाया जाता है। तो इलाहाबाद की संधि होगी, इलाहाबाद की संधि होगी, इलाहाबाद की 2 संधि होगी। इलाहाबाद की एक संधि जो है, प्रथम संधि किसके साथ होगी? इलाहाबाद की संधि, प्रथम संधि 12 अगस्त 1765 को शाह आलम द्वितीय के साथ होगी। और दूसरी जो संधि है वो किसके साथ होगी? दूसरी संधि जो है वो 16 अगस्त 1765 को अवध के नवाब शुजा-उद-दौला के साथ होगी। तो कई बार प्रश्न ये पूछ रहे कि किस तिथि को यह इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई, या शाह आलम और रॉबर्ट क्लाइव के मध्य जो संधि हुई वो उसकी तिथि क्या थी? तो ये आपकी जानकारी के लिए है, 12 अगस्त 1765 और 16 अगस्त 1765। तो अब जब 12 अगस्त 1765 को जब इलाहाबाद की प्रथम संधि हुई और इस संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने अंग्रेजी कंपनी को संपूर्ण बिहार, बंगाल और उड़ीसा के दीवानी अधिकार, या अर्थात राजस्व वसूलने का अधिकार, अर्थात वित्तीय अधिकार, सारे फिजिकल मैटर्स जो है वो किसको सुपुर्द कर दिए गए? अंग्रेजी कंपनी को दे दिए गए। वहीं सिर्फ प्रशासनिक अधिकार, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स जो है वो सिर्फ नवाब के पास रहा। मतलब उत्तरदायित्व, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसके ऊपर थोप दी गई? नवाब के ऊपर। सारे वित्तीय अधिकार किसने रख लिए? अंग्रेजों ने। तो भाई किसी भी शासन का रीढ़ क्या होता है?
रीढ़ होता है उसका वित्त, उसका फाइनेंस। अगर यदि पैसा नहीं होगा तो एडमिनिस्ट्रेशन चलाना मुश्किल है। तो वित्तीय अधिकार अंग्रेजों ने अपने पास रखा, सारा मलाई वो खाएंगे, लेकिन जो है सारा रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको दे दिया? नवाब को दे दिया। नवाब उस समय आपको याद होगा बक्सर के युद्ध के समय में नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय में नवाब मीर जाफर था, जिसको दोबारा बनाया गया था वापस से बुला करके कलकत्ता से। लेकिन बक्सर के युद्ध के पश्चात 1765 ईस्वी में इलाहाबाद की संधि के पहले ही मृत्यु हो जाती है मीर जाफर की, और उसका एक अल्प वयस्क पुत्र, मतलब कि वो वयस्क नहीं है, वो एडल्ट नहीं है, बहुत छोटे उम्र का है, नजमुद्दौला को गद्दी पर बैठाया गया। तो नजमुद्दौला जो है वो अब ये प्रश्न पूछ दे कि इलाहाबाद की संधि के वक्त बंगाल का नवाब कौन था? इलाहाबाद की जब संधि हुई तो बंगाल का नवाब कौन था? नजमुद्दौला। तो नजमुद्दौला एक अल्पवयस्क है, तो इसके अंदर में एक नायब सूबेदार की नियुक्ति की जाएगी, नायब सूबेदार। और ये नायब सूबेदार जो है अपने हाथ में संपूर्ण शक्ति रखेगा, इसका नाम है रजा खां। कौन है? रजा खां। ठीक है, तो प्रशासनिक अधिकार नायब सूबेदार के हाथों से अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण में ले लेगा कंपनी। तो कहने को तो प्रशासनिक अधिकार नवाब के पास है, लेकिन इस नायब सूबेदार के थ्रू कहीं ना कहीं कंपनी ही एडमिनिस्ट्रेशन को भी क्या कर रही है? कंट्रोल कर रही है। लेकिन सारी फाइनेंशियल मैटर्स अपने पास रखा इन्होंने। तो अब यहां पर इसी संधि के पश्चात रॉबर्ट क्लाइव जो बंगाल का गवर्नर था उस वक्त, उसने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट या द्वैध शासन प्रणाली, द्वैध शासन प्रणाली लाई। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है, रॉबर्ट क्लाइव इंट्रोड्यूस द डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट। नाउ वी हैव टू read the second statement. For the exercise of Diwani function, for the exercise of Diwani functions, the company appointed deputy Diwan. दीवानी कार्यों के लिए दीवानी कार्यों के संचालन के लिए कंपनी ने उप दीवान नियुक्त किए। अब मैंने पहले ही बताया कि कंपनी को तो मिल गई दीवानी अधिकार, लेकिन कंपनी अपने लोगों की नियुक्ति नहीं करेगा, वो पहले के जो सिस्टम बने हुए हैं उन्हीं सिस्टम में शामिल अधिकारियों की मदद से वह वित्तीय अधिकार अपने पास रखेगा। एक तरह से पूरी जो है राजस्व की वसूली जो है भारतीय अधिकारियों के माध्यम से ही वो करेगा। इसके लिए उन्होंने बंगाल और बिहार में 2 उप दीवान नियुक्त किए। ये पहला उप दीवान बंगाल का रजा खां ही था, जो नायब सूबेदार का भी कार्य कर रहा था, है ना। और बंगाल में, वहीं बिहार में राजा सिताब राय को क्या बनाया गया? उप दीवान नियुक्त किया गया। इनका कार्य यह था कि अपने क्षेत्राधिकार के अंदर सारे राजस्व की वसूली करके कहां पहुंचा देना? अंग्रेजों तक पहुंचा देना। और लोकल लेवल में स्थानीय स्तरों पर जमींदार थे जो वसूली करने का कार्य करते थे, वो नियुक्त किए गए थे अंग्रेजों की तरफ से कि आप हमारी तरफ से राजस्व की वसूली करके हम तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। तो एक तरह से पूरी इंडियन सिस्टम ही थी, इंडियन लोग ही थे जो अंग्रेजों के लिए, पहले नवाब के लिए कार्य कर रहे थे, अब अंग्रेजों के लिए कार्य कर रहे हैं। क्लियर है बात? इतनी बहुत सिंपल सी बात है। तो ये भी स्टेटमेंट हमारा सही है। फॉर द एक्सरसाइज ऑफ दीवानी फंक्शंस द कंपनी अपॉइंटेड डिप्यूटी दीवान। व्हिच स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर। तो हम जरा देखें थोड़ा सा इसको, और मैं स्लाइड को ऊपर करूं तो स्लाइड कुछ ऊपर करने पे क्या मिलता है हमें, देखिए जरा सा कि दोनों ही स्टेटमेंट हमारा सही था। दोनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारा? सही है ना जी। तो चलिए देखिए, तो प्रश्न है कि ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है। तो प्रश्न ऊपर दिए गए दोनों कथन सही हमारे। तो अब देखिए जरा सा 1 और 2 दोनों कौन है? दोनों कौन से ऑप्शन में दिया हुआ है? तो ऑप्शन ए में केवल 1 दिया है, मतलब केवल 1 तो नहीं होगा, 2 भी होगा। तो चलो ऑप्शन ए भी लेके हम थोड़ा सा साइड में चलते हैं। और ऑप्शन बी में क्या दिया है? केवल 2। तो केवल 2 जो है वो भी
सिर्फ नहीं होगा, क्योंकि एक भी सही है और दो भी सही है। तो हम तो जानते हैं कि बीपीएससी में एक और ऑप्शन आता है, मोर देन वन ऑफ द अबव, उपरोक्त में से एक से अधिक। ये इसलिए क्योंकि ऊपर के एक से अधिक यदि ऑप्शन आपके सही हैं तो आप उस ऑप्शन के साथ जा सकते हैं। तो हमारा ऑप्शन और हमारा ऑप्शन बी भी सही है, तो हम डी उपरोक्त में से एक से अधिक तो सही है, इसी ऑप्शन के साथ हमें जाना चाहिए, क्योंकि उपरोक्त में से दो ऑप्शन हमारे सही है ना। चलिए दूसरे क्वेश्चन, फोर्थ क्वेश्चन पे हम शिफ्ट होते हैं। हम फोर्थ क्वेश्चन को देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन क्या कहता है? फोर्थ क्वेश्चन कुछ यूं है आपके सामने। अंडर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद नवाब सुजाउद्दौला अग्रीड टू, अंडर द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद नवाब सुजाउद्दौला अग्रीड टू फर्स्ट सरेंडर इलाहाबाद एंड कारा टू इंग्लिश। इलाहाबाद और कारा किसको दे दिया इन्होंने? इंग्लिश को दिया, ब्रिटिशर्स को दे दिया। ठीक है। सेकेंड ऑप्शन इज पे ₹50 लाख टू द कंपनी एज वॉर इंडेमिनिटी, 50 लाख रुपए युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में इन्हें देने थे। एंड थर्ड स्टेटमेंट इज द जमींदार ऑफ बनारस फुल पोजेशन ऑफ हिज स्टेट, बनारस के ऊपर अवध ने एक तरह से अधिकार कर लिया था। तो बलवंत सिंह अंग्रेजों के पक्ष में था, तो अंग्रेजों ने बलवंत सिंह का पक्ष लेते हुए, जो उस समय बनारस के जमींदार थे, अवध के नवाब से उनके जमींदारी का संपूर्ण नियंत्रण बलवंत सिंह के हाथों में दिलवा दिया। ये तीनों स्टेटमेंट में से पूछ रहा है विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर करेक्ट, 1 और 2 ओनली, 2 and 3 ओनली, 1, 2 and 3 ओनली, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब इसी को जरा हिंदी में अगर हम पढ़ लें, इसी को यदि हम हिंदी में पढ़ लें तो क्या कहता है? इलाहाबाद की संधि के तहत नवाब सुजाउद्दौला इस बात पर सहमत हुए, पहला, इलाहाबाद और कारा को अंग्रेजों के हवाले कर दो। ठीक है, इलाहाबाद और कारा को अंग्रेजों के हवाले कर देना। दूसरा, युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में कंपनी को 50 लाख रुपए का भुगतान करना, युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में। और थर्ड है बनारस के जमींदार बलवंत सिंह को उसकी संपत्ति पर पूर्ण अधिकार देना। तो चलो ये ऑप्शन सही है, ऑप्शन नंबर 2। ऑप्शन के रूप में अवध के नवाब सुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपए दिए, इसमें कोई दिक्कत नहीं, क्लियर है। और बनारस के जमींदार सिंह को भी उसकी संपत्ति का संपूर्ण अधिकार मिल गया। कहां का? बनारस का जो नियंत्रण था वो अवध के हाथों में ना होकर के अब वो किसके हाथों में चला जाना है? अब वो चले जाना है बलवंत सिंह के हाथों में। तो अब जरा फर्स्ट ऑप्शन देखें, ये कह रहा है इलाहाबाद और कारा को अंग्रेजों के हवाले कर देना। अब यहां से तो थोड़ा सा टेक्निकल लो, ये अंग्रेजों के हाथों में नहीं गया, अंग्रेजों ने इलाहाबाद और कारा को शाह आलम द्वितीय को दिलवा दिया। क्या आई बात समझ में? जो इलाहाबाद का क्षेत्र है, इलाहाबाद का क्षेत्र और जो कारा जिला है, दोनों जिले किसको मिल गए? शाह आलम द्वितीय को मिल गए। यहां से अब होने वाले आए, जो ये आए किसको मिलने हैं? अब शाह आलम द्वितीय को मिलने हैं। ये इलाहाबाद की प्रथम संधि और इलाहाबाद की द्वितीय संधि दोनों में ये इंक्लूड किया गया। इलाहाबाद की प्रथम संधि में यह डाला गया कि इलाहाबाद और कारा जिला जो है वो शाह आलम द्वितीय के हाथों में रहेगा। वहां से होने वाले आय सारे कहां जाएंगे? शाह आलम द्वितीय के हाथों में जाएंगे। और इलाहाबाद की द्वितीय संधि में यह लिखा गया कि अवध के नवाब से इलाहाबाद और कारा जिला लिया जा रहा है, और किसको दिया जा रहा है? शाह आलम द्वितीय को दिया जा रहा है। तो ऑप्शन 1 यहाँ पे किस ऑप्शन 1 स्टेटमेंट 1 यदि पढ़ेंगे, इलाहाबाद और कारा को यहां पे होना चाहिए था शाह आलम द्वितीय के हवाले कर देना, शाह आलम द्वितीय के हवाले कर देना, उनको देना था। तो स्टेटमेंट 1 गलत हो गया यहां पे। अब आइए जरा सब दिया है, ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? तो पहला स्टेटमेंट तो गलत है। अब यहां पे ऑप्शन ए में है केवल 1 और 2, तो 1 तो गलत है और हमें सही स्टेटमेंट खोजना था, तो ये तो होगा नहीं। ऑप्शन बी अगर चलते हैं तो केवल 2 और 3, तो 2 ही तो है हमारा, 2 भी सही है और 3 भी सही है, करेक्ट स्टेटमेंट है। 2 इज करेक्ट स्टेटमेंट एंड 3 इज करेक्ट स्टेटमेंट। तो केवल 2 और 3 के साथ हम जा सकते हैं, ऑप्शन बी इज करेक्ट। ये आप कलर कर सकते हैं अपनी OMR शीट में, ठीक है। तो ये आप समझ में आ गई होगी मुझे लग रहा है कॉन्सेप्ट। अब आगे बढ़े, जरा सा आगे क्या है, 5th नंबर क्वेश्चन जरा सा सॉल्व करें। 5th नंबर क्वेश्चन कुछ यूं है, ओके। तो 5th नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि विच गवर्नर जनरल डिफीटेड
विच गवर्नर जनरल डिफीटेड सिराजुद्दौला इन बैटल ऑफ प्लासी। प्लासी के युद्ध में किस गवर्नर जनरल ने सिराजुद्दौला को पराजित किया था? इतनी आसान प्रश्न, इतना आसान प्रश्न मुझे नहीं लगता कि बीपीएससी को पूछना चाहिए, लेकिन फिर भी आसान प्रश्न तो पूछता ही है जो एकदम जुबान पे हो। आउट ऑफ 150 क्वेश्चन 60-65 क्वेश्चन तो ऐसे रहते हैं जो आप डेली आप अगर पढ़ रहे हैं तो वो सीधे टिक जाके आप लगा देंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बचे हुए क्वेश्चंस के साथ ही फाइट होता है, बाकी बच्चों के साथ कॉम्पिटिशन होती है। तो जरा सा बताइए जरा, कमेंट सेक्शन में इसका आंसर दीजिए। विच गवर्नर जनरल डिफीटेड सिराजुद्दौला इन बैटल ऑफ प्लासी? ऑप्शन है रॉबर्ट क्लाइव, बी है विलियम बेंटिक, सी है वारेन हेस्टिंग्स, देन वन ऑफ द अबव, ई नन ऑफ द अबव। प्लासी के युद्ध में किस गवर्नर जनरल ने सिराजुद्दौला को हराया था? रॉबर्ट क्लाइव, उपरोक्त में से कोई एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं। अब देख लीजिए जरा, विलियम बेंटिक भारत के प्रथम गवर्नर जनरल, वहीं वारेन हेस्टिंग्स जो है कब हुए? 1833। ठीक है, उसके पहले ये क्या थे? बंगाल के गवर्नर जनरल, बंगाल के गवर्नर जनरल। कब से कब तक? सॉरी 1828 से 33 तक क्या रहे ये? बंगाल के गवर्नर जनरल। और 33 में जो चार्टर एक्ट आएगा, उस चार्टर के माध्यम से बंगाल के गवर्नर जनरल को क्या बना दिया जाएगा? पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा, है ना? तो गवर्नर जनरल। वहीं 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आएगा, ये पूरा चैप्टर ही हम पढ़ेंगे। तो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट के तहत वारेन हेस्टिंग्स को बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल बनाया गया। अच्छा, भारत का प्रथम, सॉरी भारत का प्रथम, ये बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल। ठीक है, ठीक है। रॉबर्ट क्लाइव साहब, जब आपको याद होगा कि जब हमारे सिराजुद्दौला ने 15 जून 1756 को जब कलकत्ता पर आक्रमण किया, 4 जून 1756 को कासिम बाजार पर कब्जा करने के बाद, सबसे पहले इन्होंने कासिम बाजार पर हमला किया 4 जून 1756 को, और उस पर अधिक पश्चात ये कलकत्ता की तरफ बढ़ते हैं और 15 जून 1756 को ये कलकत्ता को चारों तरफ से घेर लेते हैं। 5 दिन के प्रतिरोध के बाद 20 जून 1756 को ये कलकत्ता पर कब्जा कर लेते हैं। और कलकत्ता पर कब्जा करके सबसे पहले इन्होंने कलकत्ता का नाम बदला और इसका नाम कलकत्ता से अलीनगर कर दिया, और सारे अंग्रेज जो उस समय के तत्कालीन गवर्नर, फोर्ट विलियम गवर्नर जो थे ड्रेक, फोर्ट विलियम के गवर्नर ड्रेक साहब, वो फरार हो गए। उसके बाद सेनापति मिंचिन, सेनापति कौन था? मिंचिन, ये भी फरार हो गए, और ये फरार होके अपने अंग्रेजों के साथ फुल्टा द्वीप में छिप गए। ये कहां छिप गए? फुल्टा द्वीप में छिप गए। तब वहां से फिर खबर जाएगा, यहीं पर 20 जून 1756 को ही ब्लैक होल ट्रेजेडी होगा, ब्लैक होल ट्रेजेडी, जिसमें 146 अंग्रेज कर्मियों को एक 18/14 के रूप में बंद कर दिया जाएगा, और जिसमें से 123 अंग्रेज मारे जाएंगे। ऐसे ये मनगढ़ंत कहानी है, क्योंकि इसकी कहीं भी साक्ष्य नहीं मिले हैं। उस समय के जो इतिहासकार हैं, उस समय के मध्यकालीन इतिहासकारों ने भी अपने बुक में कहीं भी इसका जिक्र नहीं किया है, तो कहा जा सकता है कि एक मनगढ़ंत कहानी है। लेकिन सिराजुद्दौला को एक तरह से अपराधी घोषित करने के लिए, अपराधी बनाने के लिए। खैर, तो अब यहां से ये कहां पे खबर जाएगा? मद्रास, जो मद्रास उस वक्त एक तरह से
कहा जा सकता है कि वन ऑफ दी पावरफुल सेंटर्स था, क्योंकि साउथ इंडिया में द्वितीय कर्नाटक युद्ध के पश्चात अंग्रेज अब खुद को बहुत मजबूत कर चुके थे और उस समय वहां पे एक नया अधिकारी था और ये अधिकारी कौन था? रॉबर्ट क्लाइव। द्वितीय विश्व युद्ध कर रहा हूँ, द्वितीय कर्नाटक युद्ध में इवोल्यूशन उसकी हुई थी और एक सैन्य कमांडर के तौर पे बहुत मजबूती से उभरा था। तो देखा जाए तो हम क्या कहेंगे यहाँ पे कि वहां से जब ये खबर जाती है वहां पे कि कलकत्ता में इस तरह की घटना हो चुकी है, तो वहां पे वाटसन, एडमिरल वाटसन और रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में क्या आएगा? रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में वहां से सेना आएगी। और बाकी के कहानी तो कल की लेक्चर में डिस्कस किया ही था। तो आपको याद होगा रॉबर्ट क्लाइव साहब आएंगे, कलकत्ता पर अधिकार कर लेंगे, मानिकचंद को घूस देकर के। मानिकचंद के हाथों में वो सौंपा था कलकत्ता का नियंत्रण हमारे सिराजुद्दौला साहब ने। तो मानिकचंद को घूस देकर के 2 जनवरी 1757 को कलकत्ता पर पुनः अधिकार कर लिया। 9 फरवरी 1757 को अलीनगर की संधि होगी। 9 फरवरी 1757 को क्या होगी? अलीनगर की संधि होगी। रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य। मार्च में रॉबर्ट क्लाइव क्या करेंगे? चंद्रनगर पे अधिकार कर लेंगे मार्च में। 13 मार्च 1757 को क्या होगा? रॉबर्ट क्लाइव चंद्रनगर पर अधिकार कर लेंगे, जिसे सिराजुद्दौला ने अलीनगर की संधि का उल्लंघन माना और सैन्य कार्रवाई करना शुरू कर दिया। तब जाकर के रॉबर्ट क्लाइव षड्यंत्र करेंगे और षड्यंत्र करके और प्लासी का युद्ध होगा और प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला मारा जाएगा। तो अब यही प्रश्न था कि भाई विच गवर्नर जनरल डिफीटेड सिराजुद्दौला इन द बैटल ऑफ प्लासी? तो रॉबर्ट क्लाइव। आगे अब सारी कहानियों का एक कंक्लूजन क्या आया कि रॉबर्ट क्लाइव साहब ने सिराजुद्दौला को क्या किया था? पराजित किया था। तो पराजित क्या किया था? षड्यंत्र से हरा दिया था। तो ऑप्शन ए के साथ जाइए। ऑप्शन ए रॉबर्ट क्लाइव आपका सही ऑप्शन है। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है? क्वेश्चन नंबर 6 कुछ यूं है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर मुझे आशा है कि आप लोगों को बहुत अच्छे से ये सारी चीजें समझ में आ रही होंगी। तो अगर यदि समझ में आ रही हैं तो लाइक करिए और वीडियो को जोरदार शेयर करिए ताकि हम और बेहतर कंटेंट के साथ आए। आपके प्रोत्साहन से ही हम बहुत आगे आपको बहुत बेहतरीन कंटेंट दे पाएंगे। आप जिस तरह से डिमांड करेंगे उसके अकॉर्डिंग हमारी क्या होंगी? आप तक पहुंच होगी। Who among the following influenced British to come to India? इनमें से निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को भारत आने के लिए प्रभावित किया था? किसने किया था? कौन पहले से मुनाफा कमा रहा था? कौन पहले से मुनाफा कमा रहा था? 1 सदी 100 सालों से कौन हिंद महासागर में राज कर रहा था? पुर्तगाली। पुर्तगालियों ने इतना मुनाफा कमाया कि संपूर्ण यूरोप के राष्ट्र ललायित थे कि हम भी दक्षिण पूर्व और भारत जाकर के उस मुनाफे में हिस्सेदार बने, हम भी वो मुनाफा कमाए। तो अंग्रेज भी इससे अछूता नहीं था, इंग्लैंड भी इससे अछूता नहीं था। इंग्लैंड भी आना चाहता था और किससे प्रभावित होकर के? पुर्तगालियों से। ठीक है। तो who among the following influenced British to come to India? निम्नलिखित में से किसने अंग्रेजों को भारत आने के लिए प्रभावित किया? ऑप्शन ए है सी है डच, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ दी अबव। मोर देन वन ऑफ दी अबव होगा नहीं क्योंकि उस समय तक सिर्फ एक ही आया था और वो आया था पोर्चुगीज। उसके जस्ट बाद डच और अंग्रेज। अंग्रेज और डच दोनों ही प्रभावित थे ना जी। इंग्लैंड और डच दोनों ही प्रभावित थे पुर्तगालियों से। तो हम किस ऑप्शन के साथ जाएंगे? पोर्चुगीज के साथ। कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। चलिए ऑप्शन 6 का आंसर ए होगा। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्वेश्चन नंबर 7 कुछ यूं है। हु ऑथराइजेज ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन द ईस्ट? निम्नलिखित में से कंपनी को पूर्व में व्यापार करने के लिए कौन अधिकृत किया? ऑथराइज्ड होना चाहिए। ग्रामेटिकल एरर। इंग्लिश के कोई जानकार होंगे तो उस पर ध्यान नहीं देंगे। हु ऑथराइज्ड ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी टू ट्रेड इन इंडिया? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने के लिए कौन अधिकृत किया?
तो आपको याद होगा कि 1599 के में कंपनी के गठन के पश्चात 31 दिसंबर 1600 ईस्वी को कंपनी की खुद जो शेयर धारक थी, एक हिस्सेदार थी, एलिजाबेथ प्रथम, उन्होंने एक विशेषाधिकार आज्ञा पत्र जारी किया। किसके नाम पे? ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम पर 15 वर्षों का एकाधिकार। यह विशेषाधिकार क्या था? यह विशेषाधिकार एकाधिकार पत्र था। एकाधिकार पत्र था 15 वर्षों के लिए कि 15 वर्षों तक ब्रिटेन का कोई अन्य कंपनी भारत जाकर के व्यापार नहीं कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ही व्यापार करेगी भारत और दक्षिण पूर्व एशियाई देशों के साथ। तो अब प्रश्न का जवाब मिल गया हमें। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व में व्यापार करने के लिए कौन अधिकृत किया? पहला ऑप्शन है महारानी एलिजाबेथ चतुर्थ, अभी तो सेकंड अभी हाल फिलहाल मरी है। महारानी एलिजाबेथ प्रथम, चार्ल्स द्वितीय, उपरोक्त में से एक से अधिक और उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना। अभी महारानी से याद आया, बताओ भाई अभी इंग्लैंड का महाराज कौन है? अभी इंग्लैंड का महाराज या महारानी, जो भी आपको जानकारी हो, कौन है भाई? और क्या ऐसा नहीं होना चाहिए कि इंग्लैंड में अब जो ये मोनार्कियल डेमोक्रेसी है, जो राजतंत्रीय लोकतंत्र है, वो उसे खत्म हो जाना चाहिए और रिपब्लिकन डेमोक्रेसी आना चाहिए, ताकि वहां पे प्रत्येक नागरिक को उस राष्ट्र के सर्वोच्च पद तक पहुंचने का अधिकार प्राप्त हो। हम कब तक जिएंगे इस राजतंत्रीय लोकतंत्र वाले कॉन्सेप्ट में? कहां से कहां दुनिया आगे बढ़ चुकी है, फिर भी इंग्लैंड ब्रिटेन वाले अभी तक उसी को फॉलो कर रहे हैं। इनफैक्ट यूरोप के कई सारे राष्ट्रों में अभी भी महाराजा है, किंग है ना। और इनफैक्ट ब्रिटेन में इसका विरोध हो रहा है। चार्ल्स तृतीय का जब कोरोनेशन हो रहा था, मतलब ये अभी चार्ल्स साहब जो बने हैं, तो जम के विरोध हो रहा था उनका उस दिन, है ना। कोई पसंद नहीं कर रहा था उनको। तो यहाँ पे एक तो लेडी डायना के कारण भी उनको पसंद नहीं किया जाता है। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन होगा? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी, सी, डी या ई? ऑप्शन जल्दी बताइए कमेंट सेक्शन में, कौन सा होगा? मेरे अनुसार से तो मैं जाना चाहूंगा इसके साथ, ऑप्शन बी के साथ, एलिजाबेथ प्रथम। क्वीन एलिजाबेथ प्रथम ने इन्हें एक अधिकार पत्र सौंपा था। बाद में जेम्स प्रथम 1609 में, जो जेम्स प्रथम होंगे, जेम्स प्रथम क्या करेंगे? इस एकाधिकार पत्र को क्या करेंगे? शाश्वत बना देंगे। शाश्वत मतलब परमानेंट कर देंगे, इस कंडीशन के साथ कि जब भी शासन को लगेगा, जब भी ब्रिटेन को यह महसूस होगा कि यह कंपनी कहीं से किसी भी प्रकार से ब्रिटेन के लिए अनुपयुक्त है, खतरा है, तो वो 3 साल के अल्टीमेटम के साथ उस कंपनी को खत्म कर सकती है। ठीक है, तो ये परमानेंट कर दिया गया। तो महारानी एलिजाबेथ प्रथम के साथ जाइए। क्वेश्चन नंबर 8 में आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या है? क्वेश्चन नंबर 8 कुछ यूं है। चलिए भाई, क्या है, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 8? पढ़ो बच्चों, पढ़ो क्वेश्चन जरा। क्वेश्चन कुछ यूं है, Who among the following was the person who got permission to set up a factory at Sutanati and got जमींदारी of Sutanati, कालीकता and गोविंदपुर? निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति सुतानती में एक कारखाना स्थापने की अनुमति मिली और 3 गांव सुतानती, कालीकता और गोविंदपुर की जमींदारी? नहीं याद हो तो मैं याद कराना चाहूंगा आप लोगों को कि 1686 में, भाई सुन लो क्या है भाई, कि 1686 में छात्रों, 1686 में अंग्रेजों ने अपनी ताकत की आजमाइश की, शक्ति प्रदर्शन किया, और इस शक्ति प्रदर्शन करने के लिए उन्होंने हुगली शहर को लूट लिया। आपको याद हो तो हुगली शहर को लूट लिया। औरंगजेब यह बर्दाश्त नहीं कर सका कि उसके शासनकाल में कोई विदेशी कंपनी इस तरह की हिमाकत करे, तो बंगाल के गवर्नर को उन्होंने आदेश दिया कि जल्द से जल्द हुगली से इन्हें मार भगाओ, इनफैक्ट बंगाल से इन्हें मार भगाओ।
और इनके सारे एसेट्स पे, सारी संपत्ति पे अधिकार करो। तो बंगाल के गवर्नर ने इन्हें हुगली शहर से भगाया और ये भाग करके जा करके एक बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी में ज्वरग्रस्त द्वीप है, और ज्वरग्रस्त द्वीप इसे इसलिए कहा जाता था क्योंकि वहां पे ज्वर, बुखार, फीवर बहुत ज्यादा हो जाती थी, जो भी जाता था। तो ज्वरग्रस्त द्वीप जो है वहां पर ये जाकर के छुपते हैं, परंतु ये छुपने से कार्य तो होना नहीं था। अंग्रेजों को अपनी औकात समझ में आ गई थी कि भाई हमें, हमारी इतनी औकात नहीं कि अभी औरंगजेब से हम टकरा सके, हम तो मात्र जो है एक कंपनी है ना। तो इन्होंने माफी मांगा और इस समझौते को कराने के लिए एक अंग्रेज एजेंट, एक अंग्रेज अधिकारी निकल के आता है जो औरंगजेब के साथ समझौता करने का प्रयास करता है। इस व्यक्ति का नाम है जॉब चार्नक। जॉब चार्नक ने समझौता किया, औरंगजेब के साथ माफी मांगा, जिसके पश्चात उन्हें वापस लौटने की छूट मिलती है। और लौटने के पश्चात जॉब चार्नक 1687 में अपने अंग्रेज साथियों के साथ वापस लौटता है। और ये कहां, अब हुगली न जाकर के कहां, ये जाते हैं सूता नदी। ठीक है, ठीक है। और सूता नदी में ही इन्होंने फैक्ट्री की स्थापना की। इन्होंने फैक्ट्री, तो अब पहला स्टेटमेंट क्लियर है कि तो यहां पे जॉब चार्नक साहब ने क्या किया, सूता नदी में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति दी। ठीक है। और इस सूता नदी पे उन्होंने 1690 की बात है, 1690 में कब स्थापित की गई, 1690 में इन्होंने कोठी की स्थापना की, फैक्ट्री की स्थापना की। लेकिन 1696 में बंगाल का एक जमींदार है शोभा सिंह ने विद्रोह कर दिया अंग्रेजों को दिए जाने वाले रियायत के खिलाफ, कि अंग्रेजों को इतनी रियायतें क्यों दी जा रही हैं, उसके खिलाफ शोभा सिंह ने क्या किया, विद्रोह कर दिया। और विद्रोह करने के कारण अंग्रेजों को अपनी किले की, अपनी फैक्ट्री की किलेबंदी, फोर्टिफिकेशन करने की छूट मिल गई 1696 में, 1696 में। ठीक है। और 1698 में जाकर के उस समय के तत्कालीन बंगाल के सूबेदार, जो औरंगजेब के पौत्र हैं और बहादुर शाह प्रथम के पुत्र हैं, नाम है इनका अजीमुशान, नाम याद, अजीमुशान ने अंग्रेजों को और अधिक व्यापारिक रियायतें दी, व्यापारिक छूट दी, और उन्होंने मात्र 1200 रुपए चुकाने के बदले 3 गांव सूतानती, कालीकता और गोविंदपुर की जमींदारी दी। और इन सब में अंग्रेजों की तरफ से नेतृत्व करता जॉब चार्नक। अब प्रश्न दोबारा पढ़ेंगे, निम्नलिखित में से वह कौन व्यक्ति था जिसने सूतानती में एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति मिली और 3 गांव सूतानती, कालीकता और गोविंदपुर की जमींदारी मिली। तो मुझे आशा है कि अब आपके पास आंसर है और आप आंसर लगा सकते हैं। ऑप्शन ए है फ्रांसिस डे, बी है फ्रैंको मार्टिन, ऑप्शन सी है जॉब चार्नक। उपरोक्त में से एक से अधिक, उपरोक्त में से कोई। तो हम ऑप्शन सी, आंसर आ गया हमारे पास जॉब चार्नक। जॉब चार्नक के साथ जाइए, क्योंकि यही वो व्यक्ति है जिसने सूतानती में भी फैक्ट्री की स्थापना की, और यही सूतानती बाद में चल के भविष्य की ब्रिटिश भारत की विकसित होगी, जो कलकत्ता के नाम से जानी जाएगी। ठीक है, चलिए आगे बढ़े हम लोग। तो आगे बढ़ते हुए हम अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं। अगला क्वेश्चन कुछ यूं है, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 आपके सामने पेश किया जाता है। चलिए, इन विच प्लेस इन इंडिया ब्रिटिश स्टार्टेड डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अभी सारी कहानी हो गई, अब ये नहीं कह सकते हो कि रामायण हो गई, सीता जी कौन थी, रामायण सारी बीत गई, सीता जी कौन थी वाली कॉन्सेप्ट नहीं होनी चाहिए। अभी पिछले क्वेश्चन में, इनफैक्ट 3rd नंबर क्वेश्चन जिसमें डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट में पढ़ा रहा था, आपको पता है कि डुअल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट, दोहरी प्रणाली, द्वैत शासन व्यवस्था कहां पे आई है। तो ऑप्शन ए है मद्रास, ऑप्शन बी है बंगाल, ऑप्शन सी है बॉम्बे, ऑप्शन डी है मोर देन वन ऑफ द अबव, ऑप्शन ई है नन ऑफ द अबव। भारत में किस स्थान पर अंग्रेजों ने दोहरी की?
मद्रास, बंगाल, बॉम्बे, उपरोक्त में से एक से अधिक, में से कोई नहीं। आइए बताइए आप, मद्रास होगा क्या? नहीं। ऑप्शन बी, हाँ ऑप्शन बी के साथ जाइए। बंगाल, बंगाल में द्वैत शासन व्यवस्था आई थी, इसमें क्या शर्माना भाई। चलो क्वेश्चन जब क्लियर हुआ आंसर तो एकदम धड़ल्ले लगाओ आंसर, तो ऑप्शन बी हो गया ये। ऑप्शन बी के बाद हम क्वेश्चन नंबर 9 के बाद क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कुछ नहीं था, ये बहुत ट्रेंडी क्वेश्चन था जो एग्जामिनेशन में हमेशा इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते रहे बीपीएससी में। याद रखिए कि अभी भी बीपीएससी यूपीएससी नहीं बना है, तो अभी भी वन लाइनर क्वेश्चन पूछे जाने के ट्रेंड अभी इतने जल्दी नहीं खत्म होने वाले हैं। अब प्रश्न यहाँ पे है, आफ्टर हिज रिटर्न टू ब्रिटेन रॉबर्ट क्लाइव डायड इन 1774 ड्यू टू द। ब्रिटेन लौटने के बाद 1774 में रॉबर्ट क्लाइव की मृत्यु हो गई। भाई साहब 1774 में ब्रिटेन वापस जाता है और वहां उसकी मृत्यु होती है 1774 में। देखिए जी, कंपनी के कर्मचारी और अधिकारियों का वेतन बहुत कम था और कंपनी के कर्मचारियों और अधिकारियों को इस बात की छूट थी कि वो भारत में अपनी वो पर्सनल ट्रेड कर सकते हैं, अपनी व्यक्तिगत व्यापार कर सकते हैं कंपनी के अलावे। तो इस क्रम में कई सारे कर्मचारी और अधिकारियों ने बहुत सारा धन कमाया। जब ये वापस जाते थे, और यहां तो रॉबर्ट क्लाइव के साथ ये हुआ कि रॉबर्ट क्लाइव ने बंगाल को जीतने के पश्चात कई सारी पुरस्कार प्राप्त किए थे धन के रूप में। मीर जाफर ने भी दिया था, जम के धन दिया था। तो एक छोटा सा कर्मचारी बन के आया था भारत रॉबर्ट क्लाइव, और वैसे ही कई सारे ऐसे कर्मचारी और अधिकारी थे जो कम वेतन पे आ रहे थे, लेकिन जब जाते थे तो बहुत सारा धन कमा के जाते थे। तो इंग्लैंड में इनको चिढ़ाया जाता था क्योंकि वहां पे एरिस्टोक्रेसी है, एरिस्टोक्रेसी बहुत ज्यादा थी। तो एरिस्टोक्रेट जो थे वो एक तरह से इनको चिढ़ाते थे नवाब कह के। धन मात्र हो जाने से कुछ नहीं होना, धन हो जाने से आपको प्रतिष्ठा मिल जाए, आपको अपने समाज में, जिस समाज से निकल के आप आ रहे हैं, निकल के आ रहे हैं, और आप एक निचले स्तर से निकल के आ रहे हैं, उसी समाज में यदि आप एक धनी व्यक्ति के रूप में प्रचलित हो जाते हैं, आपने धन कमा लिया, तो यह जरूरी नहीं है कि वह समाज आपकी सम्मान करना शुरू कर दे। आपका सम्मान हो आपके कमाए हुए धन से, यह जरूरी नहीं है। भारत इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है कि भारत में जो तथाकथित छोटी जातियों के लोग हैं, मैं जाति व्यवस्था में विश्वास नहीं रखता, लेकिन हमारे यहाँ रिजर्वेशन सिस्टम है तो कास्टिज्म है, कास्टिज्म है तो रिजर्वेशन सिस्टम है, तो हम जातियों पे बात कर सकते हैं क्योंकि रिजर्वेशन तो उन्हें ही मिला है जो पिछड़ी जातियां हैं। तो अगड़ी पिछड़ी जाति कहने का तात्पर्य उनके आर्थिक और सामाजिक स्तर पर उनके साथ हो रहे भेदभाव से लगा सकते हैं, अंदाजा लगा सकते हैं। यदि कोई पिछड़ी जातियां हैं तो वो आर्थिक रूप से भी पिछड़ी हुई हैं और सामाजिक रूप से भी पिछड़ी हुई हैं। यदि कोई अगड़ी जाति है तो वो आर्थिक रूप से भी अगड़ी है और सामाजिक रूप से भी अगड़ी है। तो जो पिछड़ी हुई जातियां हैं वो धन कमाने के पश्चात भी समाज में वो इज्जत नहीं कमा पाती जो अगड़ी जातियों ने कमाया है। अगड़ी जाति, मैं देहात क्षेत्रों से बिलोंग करता हूं, मैं गांव से बिलोंग करता हूं, और मैंने इस चीज को अनुभव किया है कि भाई देहातों में जो पिछड़ी जातियां हैं वो पैसा कमा ले, लेकिन अगड़ी जाति उन्हें सम्मान का भाव नहीं देते, अपने सामने वो खड़ा नहीं होने देते, टिकने नहीं देते, चाहे वो अगड़ी जाति आर्थिक रूप से पिछड़ी ही क्यों ना हो। लेकिन सामाजिक रूप से उस पिछड़ी जाति जो धन कमा लिया है उसको अपने बराबर नहीं समझते। ये हो रहा था इंग्लैंड में भी, यही कुछ हो रहा था। एरिस्टोक्रेट इन नए धनवानों को अपने सामने कुछ नहीं समझ रहे हैं, परिहास कर रहे हैं, हंसी उड़ा रहे हैं इनकी, नवाब कह के। तो जब ये वापस जाते हैं रॉबर्ट क्लाइव तो इनके साथ भेदभाव होता है, ये बहुत मेंटल प्रेशर में है, बहुत मेंटल टॉर्चर इनके साथ किया जाता है। तो अंत में यह तंग आकर के 1774 में आत्महत्या कर लेते हैं। ऑप्शन ए ड्रेडफुल डिजीज, एक भयानक बीमारी से इनकी मृत्यु हो जाती है, नहीं। ऑप्शन बी आत्महत्या कर ली। ऑप्शन सी हत्या कर दी गई। ऑप्शन डी उपरोक्त में से एक से अधिक। ऑप्शन ई उपरोक्त में से कोई नहीं। अब आप समझदार हैं, अभी मैंने बताया, और क्यों उन्होंने आत्महत्या की, इसके पीछे के कारणों पर भी हमने चर्चा किया। तो चलिए, कमिटेड सुसाइड, ऑप्शन बी के साथ जाइए। आत्महत्या कर ली उन्होंने, अपने खुद को मार लिया। ठीक है, तो इस
ये क्वेश्चन हो गया हमारा। चलिए, हमारे रगों में जाति है और ये जाति तब तक खत्म नहीं हो सकती जब तक, मेरा मानना है कि इंटरकास्ट मैरिज इज कंपल्सरी इन दिस नेशन। इंटरकास्ट मैरिज होने के बाद ही इस देश से जाति खत्म होगी, और कोई कुछ तो दिखता नहीं है। क्योंकि अगड़ी जातियां भी जातियों पे घमंड करती हैं कि हम अगड़ी जातियां हैं, हम ब्राह्मण हैं, हम राजपूत हैं। और पिछड़ी जातियां भी जातियों की बात करती हैं रिजर्वेशन के लिए, वो भी जातियों को पीछे छोड़ना नहीं चाहती है ना, वो भी जाति व्यवस्था खत्म नहीं करना चाहती, पिछड़ी जातियां भी, क्योंकि वो रिजर्वेशन खत्म नहीं करना चाहती। और अगड़ी जातियों को अपनी जातियों पे तो प्राउडनेस तो होता ही है, घमंड तो है ही। तो दोनों ही जाति, दोनों ही लोग, दोनों ही सेक्शंस कसूरवार है इस देश में जातिवाद को बढ़ावा देने में। सिर्फ एक पक्ष को हम नहीं कह सकते कि वो जाति व्यवस्था को बढ़ावा देती है। ये अगड़ी जाति और पिछड़ी जातियां दोनों ही इस देश में जाति व्यवस्था रूपी नासूर को बढ़ाने में सबसे आगे। ठीक है, तो भगवान भला करे इस देश का। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वाज नॉट अ रिजल्ट ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का परिणाम नहीं था? मतलब जब ब्रिटेन ने भारत को कॉलोनी बनाया, भारत को अपना उपनिवेश बनाया, तो उसके पश्चात इनमें कौन सी ऐसी घटनाएं थी जो नहीं हुई हैं? पहला ऑप्शन है भारतीय कृषि का विनाश, रुइन ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर। ऑप्शन बी है भारतीय उद्योगों का विनाश। ऑप्शन सी है भारतीय व्यापार का विनाश। ऑप्शन डी है भारतीय सामंतवाद का विनाश। ऑप्शन ई है उपरोक्त में से कोई नहीं। भारत में जब अंग्रेजों ने अपनी शासन व्यवस्था कायम कर ली, तो सबसे पहले उन्होंने यहां की राजस्व नीतियों को बदला। जो अंग्रेज भारत में व्यापारी बन के आए थे, अब यहां शासक बन चुके थे। और सबसे पहले जिन राजस्व नीतियों में बदलाव किया गया, वो थी भू राजस्व नीतियों में बदलाव। भारत के अलग अलग हिस्सों में उन्होंने 3 प्रकार की भूमि राजस्व नीतियों को लागू किया, और इन 3 नीतियों का एकमात्र लक्ष्य था अधिकतम मुनाफा कमाना और अधिकतम शोषण करना किसानों की। उन्होंने भारतीय कृषि को एक तरह से बर्बाद करके रख दिया, क्योंकि पहले भारतीय कृषि जिन चीजों पर आधारित थी, जिसको खाद्यान्न कहते थे, खाद्यान्नों पर आधारित भारतीय कृषि अब नगदी कृषि, नगदी फसलों की तरफ बढ़ गई। और क्योंकि उस नगदी फसल से अंग्रेजों को ज्यादा फायदा होता था, इस कारण से देखेंगे आप कि भारत में आगे चल के खाद्यान्नों की कमी होगी और भारत में जम के अकाल आएंगे, भूखमरी भी बढ़ेगी। ये नगदी फसल कौन से थे? जैसे कपास का उत्पादन बढ़ गया। जब इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत हो गई, तो इंग्लैंड में कपास, बहुत सारे टेक्सटाइल इंडस्ट्री खुले, और इस टेक्सटाइल इंडस्ट्री की डिमांड, रॉ मटेरियल्स की डिमांड को फुलफिल करने के लिए भारत में कपास की उत्पादन पर जोर दिया गया। तो जिन दक्कन के क्षेत्रों में पहले खाद्यान्न उगती थी, अब वहां पर कपास उग रही है। बंगाल और बिहार जैसे क्षेत्रों में नील और जूट की खेती को बढ़ावा दिया गया। तो खाद्यान्नों की कमी से भारत में, कह सकते हैं इसको कि यह प्राकृतिक नहीं, अप्राकृतिक रूप से लाई गई अकाल थी। कई सारी ऐसी अकाल थी जिसको रोका जा सकता था, लेकिन अंग्रेजों की भू राजस्व नीतियों ने भारत के कृषि को बर्बाद कर दिया। ऑप्शन ए तो नहीं होगा, क्योंकि परिणाम नहीं था, तो ये तो विनाश हुआ है ना जी, भारतीय कृषि का विनाश हो गया। ठीक है ना। ऑप्शन बी, भारतीय उद्योगों का विनाश। पहले यहां से ये फिनिश्ड गुड्स, तैयार माल खरीद के लेके जा रहे हैं। यहां के कपड़े यहां के कारीगरों से बनवा के ले जाते थे। यहां के उद्योग फल फूल रहे थे। इस कारण से विदेशी व्यापार से भारतीय उद्योगों का विकास हुआ एक तरह से। लेकिन जब ये शासक बन गए, और इस शासन करने के दौरान, शासक बनने के क्रम में इंग्लैंड में औद्योगिकरण की शुरुआत हो चुकी थी, और उस औद्योगिकरण की शुरुआत के दौरान भारत अब तैयार माल न भेज के अब रॉ मटेरियल, कच्चा माल का उत्पादक बन गया।
और कच्चा माल जाता था इंग्लैंड और इंग्लैंड से फिर तैयार माल आता था यहाँ पे, तो कच्चे माल का उत्पादक बना और तैयार माल का बाजार बना। हथकरघा उद्योग संपूर्णतः समाप्त कर दिया गया। अब डिमांड ही नहीं थे ना, क्या खरीदना, किससे खरीदना था? ये इनकी फैक्ट्रीज में जो एक कपड़ा तैयार करने में एक दिन लगता था हमारे यहाँ कारीगर को, वो एक दिन में फैक्ट्री में हजारों कपड़े निकाल रहा है। तो अब यहां पर भी डिमांड घट गया, क्योंकि वहां से माल ठसाठस एकदम भारतीय बाजारों में ठेल दिया गया, एकदम भर दिया गया। रेलवे का विकास हम देखेंगे, रेलवे का विकास भी तो इसीलिए किया गया था ताकि गांव देहात भारत के हर क्षेत्र तक उनके माल की पहुंच हो जाए और हर एक क्षेत्र से हम कच्चा माल लेकर के आए। तो भारतीय उद्योगों के विनाश में, जिसमें सबसे प्रमुख हथकरघा उद्योग था, अंग्रेजों का सबसे बड़ा रोल रहा। ये पूरे चैप्टर ही है, हम लोग इकोनॉमिक इंपैक्ट ऑफ ब्रिटिश रूल देखेंगे, तो ये भी नहीं होगा, भारतीय उद्योगों का विनाश भी नहीं होगा, भारतीय व्यापार का विनाश ये भी नहीं होगा, क्योंकि इन्होंने तो भारतीय व्यापार का विनाश किया है। और प्रश्न पूछ रहा है परिणाम, नहीं 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 नहीं, नॉट रिजल्ट। अब अगला है भारतीय साम्यवाद का विनाश। भाई सब किया, सबका विनाश किया, भारत में जमींदारी सिस्टम का विनाश नहीं किया, क्योंकि इनके पक्ष में था जमींदारी सिस्टम का वो फलने फूलने देना। इन्होंने जमींदार के रूप में भारत में अपना एक वर्ग तैयार किया जो इनके पक्षधर थे, जिनको यह पता था कि अंग्रेजों के रहने से इनकी हित सधती है, इनका सेल्फ इंटरेस्ट पूरा होता है। तो उन्होंने सामंतवाद को बढ़ावा दिया है, सामंतवाद को खत्म नहीं किया। यही वो ऑप्शन है जो होगा, इन्होंने बढ़ावा दिया सामंतवाद। इनके रहने के दौरान सामंतवाद में बंगाल में तो एक नया वर्ग, एक जमींदार वर्ग उत्पन्न हुआ है। ठीक है, तो यहां पर हम देखेंगे भारतीय सामंतवाद का विनाश यही है जिसे अंग्रेजों ने खत्म नहीं किया। बाकी तो भारतीय उद्योगों का भी विनाश किया, भारतीय कृषि का विनाश किया और भारतीय व्यापार का भी विनाश इन्होंने किया। तो अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन ऑप्शन डी होगा इसका आंसर, भारतीय सामंतवाद का विनाश। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? तो अगला क्वेश्चन कुछ यूं है, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 कहता है विथ रेफरेंस टू द बैटल ऑफ प्लासी consider the following statements. The command of Robert Clive at Calcutta from Madras strengthened the English position in Bengal. और सेकेंड स्टेटमेंट है क्लाइव forged a secret alliance with the traitors of Nawab. थर्ड ऑप्शन है रिजल्ट ऑफ दिस विक्ट्री सिराजुद्दौला became the Nawab of Bengal. तो कह रहा है कि रॉबर्ट क्लाइव मद्रास से कलकत्ता के इंग्लिश की स्थितियों को, ब्रिटिशर्स की स्थितियों को मजबूत किया। सही था। कलकत्ता पे अधिकार हो जाने के बाद, सिराजुद्दौला का अधिकार हो जाने के बाद इन्होंने खबर भिजवाई मद्रास और वहां से क्लाइव साहब आते हैं और वापस से ब्रिटेन कलकत्ता पे अधिकार करते हैं और जिसके पश्चात अंग्रेज बहुत मजबूती से उभर के आते हैं और ये क्लाइव का ही देन है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा। दूसरा स्टेटमेंट, क्लाइव forged a secret alliance with the traitors of नवाब। नवाब के खिलाफ षड्यंत्रकारी जो थे, जो जगत सेठ, अमी चंद, मीर जाफर, ये सारे लोग, राय दुर्लभ, इन लोगों के साथ मिलकर के रॉबर्ट क्लाइव ने क्या किया? एक सीक्रेट अलायंस बनाया और प्लासी की युद्ध हुई। रिजल्ट ऑफ दिस विक्ट्री, प्लासी, बैटल ऑफ प्लासी के बाद सिराजुद्दौला बिकेम द नवाब ऑफ बंगाल। ये कहां से सही है? सिराजुद्दौला तो मारा गया ना जी। सिराजुद्दौला क्या हुआ? मारा गया। कौन बना? मीर जाफर, है ना? कौन बना? था ना कि हम आपको गद्दी बैठाएंगे। तो पहला स्टेटमेंट सही है, दूसरा स्टेटमेंट सही है, तीसरा स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। इसको हिंदी में जरा सा पढ़ ले। हिंदी में क्या कह रहा है? हिंदी में कुछ यूं है कि हिंदी में कि प्लासी के युद्ध के पश्चात प्लासी के युद्ध के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। मद्रास से कलकत्ता में रॉबर्ट क्लाइव की कमान ने बंगाल में स्थित अंग्रेजी स्थिति को मजबूत किया। सही था, अंग्रेजों की स्थिति मजबूत होकर निकली। दूसरा ऑप्शन है क्लाइव ने नवाब के गद्दारों के साथ गुप्त गठबंधन बनाया। ये भी सही ऑप्शन है। और ऑप्शन सी, जीत के परिणाम स्वरूप सिराजुद्दौला का नवाब बन गया। ये स्टेटमेंट हमारा गलत है, सिराजुद्दौला नहीं होगा। ये क्या होगा?
मीर जाफर होगा। ठीक है, तो उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? अब गलत है भाई तो कौन स्टेटमेंट गलत है? थर्ड स्टेटमेंट इज रॉन्ग, तीसरा स्टेटमेंट क्या है? गलत है। तो फिर चलो जी, अब ऑप्शन जरा सा पढ़ लेते हैं हम ऑप्शन क्या है? ऑप्शन है केवल एक, केवल दो और केवल एक। तो सही है ना जी, वो तो स्टेटमेंट सही था और हमें गलत। इनकरेक्ट को करेक्ट खोजना है, इनकरेक्ट जो स्टेटमेंट होगा वही मेरा करेक्ट आंसर है। तो पहला स्टेटमेंट मेरा करेक्ट था, स्टेटमेंट करेक्ट था, नहीं होगा तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी निकल गया, केवल एक और केवल दो। ऑप्शन स्टेटमेंट 3 रॉन्ग था, सिराजुद्दौला नवाब नहीं बना, कौन बना? मीर जाफर। तो ऑप्शन सी के साथ जाइए, ऑप्शन सी हमारा सही है। चलते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन जरा सा देखिए। नेक्स्ट स्टेटमेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन है 13 नंबर। विथ रेफरेंस टू द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद, with reference to the treaty of Allahabad, consider the following statements. नवाब सुजाउद्दौला agreed to pay rupees 50 lakh to the company as war indemnity. नवाब सुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया युद्ध की क्षतिपूर्ति के रूप में। दूसरा स्टेटमेंट है रॉबर्ट क्लाइव concluded two important treaties at Allahabad, one with नवाब of अवध and the other with मुगल एम्परर शाह आलम सेकंड। उन्होंने, रॉबर्ट क्लाइव ने इलाहाबाद की संधि की और दो इलाहाबाद की संधि, एक अवध की नवाब के साथ और एक शाह आलम द्वितीय के साथ, दोनों सही है। तो ये स्टेटमेंट भी सही है हमारा और ये स्टेटमेंट भी सही है। थर्ड स्टेटमेंट इज शाह आलम सेकंड अग्रीड टू इशू अ फरमान ग्रांटिंग द दीवानी ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा टू द ईस्ट इंडिया कंपनी। ये स्टेटमेंट सही है। अच्छा, ये स्टेटमेंट जरा सा पढ़े। शाह आलम द्वितीय ने क्या किया? एक फरमान जारी किया जिसमें उसने बंगाल, बिहार, उड़ीसा की दीवानी अधिकार किसको सौंप दिए? ईस्ट इंडिया कंपनी को। ये स्टेटमेंट भी सही है, इसके ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना। तो आइए पढ़ते हैं हम लोग इसका ऑप्शन। हम लोग हिंदी माध्यम, हिंदी वाले क्वेश्चन के थ्रू हम लोग चलते हैं। हमने इंग्लिश क्वेश्चन देख लिया, हमने हिंदी वाले क्वेश्चन के थ्रू हम लोग चलते हैं। क्या कह रहा है कि इलाहाबाद की संधि के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। निम्नलिखित कथनों पर नवाब सुजाउद्दौला ने युद्ध क्षतिपूर्ति के रूप में 50 लाख रुपए देना राइट, यह वक्तव्य सही है, कथन सही है कि नवाब सुजाउद्दौला ने 50 लाख रुपए देना स्वीकार किया। रॉबर्ट इलाहाबाद में दो महत्वपूर्ण संधियां की, एक अवध के नवाब के साथ, सही है, और दूसरी मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय के साथ, ये भी सही है। तो सेकेंड स्टेटमेंट भी सही है हमारा। और फिर हम चलते हैं थर्ड स्टेटमेंट में। थर्ड स्टेटमेंट कहता है कि शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी देने का फरमान जारी करने पर सहमति व्यक्त की। ये स्टेटमेंट भी सही है कि इलाहाबाद की प्रथम संधि के तहत शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बिहार, बंगाल, उड़ीसा की संपूर्ण दीवानी अधिकार सौंप दिए। तो संपूर्ण दीवानी अधिकार सौंप दिए। तो प्रश्न है कि उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन गलत है? कौन सा कथन गलत है? एक भी कथन गलत है। कथन एक भी सही है, कथन दो भी सही है और कथन तीन भी सही है। तो कोई भी कथन इसमें गलत नहीं है। उपरोक्त में से कोई नहीं। उपरोक्त में से ऑप्शन ई जो है हमारा आंसर होगा। ऑप्शन ई इज राइट आंसर। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 12 में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है? क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है, नहीं, क्वेश्चन नंबर 14 में, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 है। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 14 कहता है कि कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स कंसीडर्ड आफ्टर द बैटल। इन वक्तव्यों पर थोड़ा सा चर्चा करें। आफ्टर द बैटल ऑफ बक्सर द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम द रियल मास्टर्स ऑफ बंगाल। इसने बोला कि बक्सर के युद्ध के पश्चात बंगाल का असली मालिक कौन हो गया? इंग्लिश ईस्ट इंडिया हो गई। सेकेंड स्टेटमेंट, वेलेस्ली इंट्रोड्यूस द डुअल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। वेलेस्ली ने द्वैध शासन प्रणाली। भाई साहब ये स्टेटमेंट तो सीधे सीधे गलत हो गया। क्यों गलत हो गया भाई? कि वेलेस्ली साहब थे, ये क्लाइव साहब थे। क्लाइव साहब ने बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली कौन लेकर के आया? क्लाइव साहब। तो ये स्टेटमेंट तो गलत हो गया। पहला स्टेटमेंट सही था।
थर्ड स्टेटमेंट, द कंपनी अपॉइंटेड 2 डिप्यूटी दीवान मोहम्मद रेजा खां, देखो नाम याद रख लेना, लिख लो कॉपी में, मोहम्मद रेजा खां फॉर बंगाल, बंगाल के लिए मोहम्मद रेजा खां को, और राजा सिताब राय इसके लिए, बिहार के लिए क्या नियुक्त किया गया, उप दीवान नियुक्त किया गया, उप दीवान, है ना। तो स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 3 क्या है, सही है आपका, स्टेटमेंट 1 और 3 सही है, स्टेटमेंट 2 गलत है ना। तो अब यहां पर हम आगे बढ़े, जरा सा क्वेश्चन हिंदी में देखते हैं हम लोग, हिंदी में क्या कहता है, हिंदी में क्वेश्चन कुछ यूं है कि भाई निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, बक्सर की लड़ाई के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल की वास्तविक स्वामी बन गई, चलो जी सही है। ब्लेजली ने सरकार की दोहरी प्रणाली की शुरुआत की, गलत है क्योंकि क्लाइव ने शुरुआत की। उसी प्रकार से थर्ड स्टेटमेंट यदि हम पढ़ें तो कंपनी ने 2 डिप्टी दीवान, बंगाल के लिए मोहम्मद रजा खां और बिहार के लिए राजा सिताब राय को नियुक्त किया, तो ये स्टेटमेंट सही है कि राजा सिताब राय बिहार के लिए और मोहम्मद रजा खां किसके लिए, बंगाल के लिए नियुक्त किए गए, और मोहम्मद रजा खां नायब सूबेदार भी थे। उपरोक्त दिए गए कथनों में कौन सा सही, अब इसको सुधार लो, यहां पे सही नहीं है, हमें खोजना है, सही नहीं है, टाइपिंग एरर हो सकता है, ये खोजना था, सही नहीं है, कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है। तो आप देखें जरा सा कौन स्टेटमेंट सही नहीं है, ऑप्शन 2, स्टेटमेंट 2 नहीं सही है, क्योंकि यहाँ पे क्लाइव साहब होंगे, ब्लेजली साहब नहीं होंगे। तो आइए उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है ना, नहीं है, हम करेंगे इसको, और चलिए आंसर में आते हैं। आंसर क्या कहता है, ऑप्शन जरा सा हम देखें, जरा सा ऑप्शन है कुछ यूं है कि ऑप्शन में कहता है कि केवल 1 और 2, तो भाई केवल 1 और 2 कैसे होगा, ऑप्शन केवल 1 और 2, तो 1 तो सही है और 2 गलत है, तो 2 गलत है लेकिन 1 सही है, स्टेटमेंट 1 इज करेक्ट, तो स्टेटमेंट 1 करेक्ट, और हमको इनकरेक्ट खोजना है क्योंकि थोड़ा सा क्वेश्चन में सुधार की आवश्यकता है, वहां पे इनकरेक्ट खोजना था, तो इनकरेक्ट सिर्फ 2 है, 1 नहीं है, तो हमारा ऑप्शन 1 गलत हो गया। ऑप्शन बी ऑप्शन दे रहा है कि केवल 1 और 3, तो 1 तो सही है ना, और 3 भी सही है, 1 भी सही है और 3 भी सही है, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन सी देखेंगे, केवल 2, यही तो ऑप्शन है, केवल 2 ही तो गलत है, केवल 2 ही गलत है। ब्लेजली ने सरकार की दोहरी प्रणाली की शुरुआत की, ये गलत है, क्लाइव ने शुरुआत की, ऑप्शन सी के साथ जाएंगे, ऑप्शन सी केवल 2 हमारा आंसर होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कुछ यूं है, जरा सा देखो कि क्या है ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 15 है, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स, क्या है स्टेटमेंट्स, आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी इंग्लिश गॉट जमींदारी ऑफ बंगाल, प्लासी के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को, ईआईसी को बंगाल की जमींदारी मिल गई, तो सही है क्या, ये मिली थी, हाँ बताओ मिली थी क्या, ये तो बैटल ऑफ बक्सर होना चाहिए कि बैटल ऑफ बक्सर के बाद, बैटल ऑफ बक्सर के बाद, तो ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। बैटल ऑफ प्लासी के बाद सिर्फ, आपको याद होगा तो मीर जाफर ने इनको 24 परगना की जमींदारी दी। दूसरा स्टेटमेंट था, द बैटल ऑफ प्लासी द मिलिट्री सुप्रीमेसी ऑफ द इंग्लिश इंडिया, यस, बैटल ऑफ प्लासी के बाद अंग्रेजी सैन्य प्रभुत्व कायम हो गया। याद रखिएगा, बैटल ऑफ प्लासी पहला ऐसा युद्ध था कि भारतीय शासकों के साथ हुआ था ईस्ट इंडिया कंपनी का, इसके पहले भारतीय शासकों के साथ कोई भी युद्ध नहीं लड़ा है अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने। बैटल ऑफ प्लासी पहला ऐसा युद्ध था जिसमें अंग्रेजी कंपनी और कोई भारतीय शासक आमने सामने थी। कर्नाटक युद्ध हुआ है, लेकिन उसमें कर्नाटक युद्ध में कौन था आमने सामने, फ्रांसीसी और अंग्रेज थे, है ना। उसमें ईस्ट इंडिया कंपनी ने किसी भारतीय शासक से लड़ा भी है तो वो किसी भारतीय शासक की तरफ से लड़ा है, आमना सामना एकदम 1 to 1 नहीं हुआ है, ये पहला ऐसा युद्ध था। तो इस युद्ध के बाद से भारत में और खासतौर पे बंगाल में अंग्रेजों का सैन्य प्रभुत्व कायम हो गया। ये स्टेटमेंट सही है, ये स्टेटमेंट आपका एकदम सही है।
विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज करेक्ट, ओनली वन, तो करेक्ट खोज रहा है तो वन तो होगा नहीं, और ओनली टू ये स्टेटमेंट, तो ऑप्शन बी के साथ हम जा सकते हैं, ऑप्शन बी हमारा सही है। तो चलो जी हिंदी वाले देख ले जरा सा, हिंदी वाले क्वेश्चन को हम एक बार देख लें। हिंदी में क्या कहता है, हिंदी में कहता है निम्नलिखित कथनों पर विचार करें, निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला है प्लासी के युद्ध के बाद अंग्रेजों को बंगाल की जमींदारी मिल गई, तो ठीक है, गलत हो गया ये तो स्टेटमेंट, क्योंकि बंगाल प्लासी के युद्ध के बाद नहीं, बक्सर के युद्ध के बाद होगा, और प्लासी के युद्ध ने भारत में अंग्रेजों की सैन्य सर्वोच्चता स्थापित कर दी, ये सही है, क्योंकि इस युद्ध के बाद से अंग्रेजों ने दिखा दिया कि भाई हम कितने पावरफुल हैं। ठीक है, तो उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा सही है, तो केवल एक नहीं होगा क्योंकि वो गलत स्टेटमेंट है, केवल दो साथ में सही है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मजा आ रहा है आप लोग को, चाय पी रहा हूं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, Who was the last सूबेदार appointed by the Mughal ruler? मुगल शासक द्वारा नियुक्त अंतिम सूबेदार कौन था? ठीक है, इसके बाद से मुगल शासकों ने इनको, इसके बाद से वो पैतृक हो गया, बंगाल की नवाबी पैतृक हो गई। पहले किसी भी मुगल प्रांत का सूबेदार की नियुक्ति मुगल शासक करते थे और सूबेदारों का ट्रांसफर हो सकता था। आज बंगाल का सूबेदार है, कल होके वो मालवा का सूबेदार बन सकता था, और मालवा का सूबेदार कल होके दक्कन का सूबेदार बन सकता था, ये ट्रांसफर होता था उस समय। लेकिन यह अंतिम गवर्नर होगा जो किसी मुगल द्वारा नियुक्त किया जाएगा, लेकिन इसके बाद यह पैतृक, इसी का पुत्र, इसी का दामाद, इसी का बेटा, भाई, बंधु जो है आगे क्रम को बढ़ाएगा। तो ये जो है ऑप्शन देखेंगे मुर्शीद कुली खां, ऑप्शन बी है सरफराज खां, ऑप्शन सी है अलीवर्दी खां, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो ऑप्शन ए जो है हमारा, ऑप्शन ए के साथ हम जाना चाहेंगे। मुर्शीद कुली खां वो व्यक्ति था जो फरुखसियर द्वारा नियुक्त किया गया था। फरुखसियर ने 1717 में, कब, 1717 में इसे बंगाल का सूबेदार नियुक्त किया। 1719 में उड़ीसा भी इसके सुपुर्द कर दी, उड़ीसा भी इसके सुपुर्द कर दी। ठीक है, क्लियर है। तो मुर्शीद कुली खां वो अंतिम व्यक्ति था, वो अंतिम जिसे मुगल रूलर द्वारा सूबेदार नियुक्त किया गया। 1727 में इसकी मृत्यु हो जाएगी, 1727 में मुर्शीद कुली खां की मृत्यु हो जाएगी, और इसका दामाद शुजाउद्दीन, इसका दामाद 1727 से लेकर के 1739 तक इसका दामाद है शुजाउद्दीन, वो गद्दी पर बैठेगा, नाम याद रखिएगा, शुजाउद्दीन गद्दी पर बैठेगा। और इसी क्रम में 1733 में बिहार की भी सूबेदारी इनको मिल गई। क्या मिल गई? बिहार की सूबेदारी। तो 1733 के बाद से बंगाल, बिहार, उड़ीसा एक साथ हो गया। उसके पहले तक बिहार के सूबेदार अलग होते थे। तो 1733 में शुजाउद्दीन साहब को क्या मिल गया? बिहार की सूबेदारी। तो बिहार के शासन को संभालने के लिए उन्होंने एक उप सूबेदार नियुक्त किया, अलीवर्दी खां। तो 1734 में इस बंदे का नाम याद रखिएगा, यहीं पे, यहां पे लिखा अलीवर्दी खां। तो अलीवर्दी खां जो है बिहार के उप सूबेदार नियुक्त हुए, बिहार के शुजाउद्दीन द्वारा। ठीक है, तो 1734 में
1739 में सुजाउद्दीन की मृत्यु हो गई और 1739 में सुजाउद्दीन की मृत्यु के पश्चात इसका पुत्र है सरफराज खां, वह गद्दी पर बैठा 1740। सरफराज खां गद्दी पर बैठा 1740 में, लेकिन यह शासक बनने के योग्य नहीं था, अति विलासी और बहुत जो निकम्मे टाइप का व्यक्ति था। तो 1740 में ही बिहार के सूबेदार अलीवर्दी खां ने, बिहार के उप सूबेदार कौन है? अलीवर्दी खां। तो ये अलीवर्दी खां ने सरफराज खां के और विद्रोह करने के पश्चात गिरिया का युद्ध होगा और गिरिया के युद्ध में सरफराज खां मारा जाएगा अलीवर्दी खां के हाथों, और जिसके पश्चात बंगाल का नया नवाब बनेगा अलीवर्दी खां, जो 1740 से 56 तक बंगाल का नवाब होगा। ठीक है, तो ये क्रम याद रहेगा कि अंतिम व्यक्ति जो मुगल शासक द्वारा नियुक्त किया गया वो कौन था? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां के बाद कौन बना? उसका दामाद सुजाउद्दीन बना। और मुर्शीद कुली खां के समय में ही उड़ीसा मिला था 1719 में, और 1733 में सुजाउद्दीन के समय में क्या मिला? बिहार। तो इस तरह से बिहार, बंगाल और उड़ीसा एक साथ आ गया। 1739 में सुजाउद्दीन की मृत्यु के बाद सरफराज खां गद्दी पर बैठा, परंतु यह योग्य व्यक्ति नहीं था। तो अलीवर्दी खां जो बिहार का उप सूबेदार था, उसने इसके खिलाफ विद्रोह कर दिया और गिरिया के युद्ध में सरफराज खां मारा गया और अलीवर्दी खां बंगाल की गद्दी पर बैठता है। और अलीवर्दी खां जो है मुगल शासक को 2 करोड़ रुपए नजराना भेजकर अपनी पद की स्वीकृति दिला लेता है। ठीक है, क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? मुर्शीद कुली खां। मुर्शीद कुली खां वह व्यक्ति है जो मुगल शासक द्वारा अंतिम रूप से नियुक्त सूबेदार था। इसके पश्चात क्या हो जाएगा? पैतृक हो जाएगी यह पद। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 17 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर स्टार्टेड ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया? विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर स्टार्टेड, भारत निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत हुई? अब ये शुरुआत और स्थापित, प्रश्न एस्टैब्लिश्ड नहीं बोला है ना, स्टार्टेड बोला है। शुरुआत स्टार्टेड बोला है कि शुरुआत कब, किस युद्ध के पश्चात। ये तो नहीं बोला कि किससे प्रभुत्व स्थापित हो गई। अगर प्रभुत्व स्थापित होने की बात होती तब बैटल ऑफ बक्सर होगा, क्योंकि इसके बाद से प्रभुत्व स्थापित हो गई हमेशा के लिए, पूरी तरह से पावर शिफ्ट हो चुका था। बैटल ऑफ बक्सर के बाद पावर का शिफ्टिंग जो है वो नवाब से कहां चला गया था? ईस्ट इंडिया कंपनी को चला गया था। लेकिन बैटल ऑफ प्लासी जो है, अगर स्टार्टेड बोल रहा है तो क्या होगा? बैटल ऑफ प्लासी, क्योंकि इस युद्ध के बाद से पावर शिफ्ट होने की शुरुआत हुई। धीरे धीरे पावर शिफ्ट होना शुरू हुआ इनडायरेक्टली। ठीक है, बैटल ऑफ बक्सर के बाद टोटली पावर शिफ्ट हो गया। शक्ति का स्थानांतरण नवाब से कहां चला गया? ईस्ट इंडिया कंपनी को चला गया। जबकि बैटल ऑफ प्लासी से यह शुरुआत हो गई क्या? शक्ति का स्थानांतरण का प्रोसेस, प्रक्रिया, है ना। तो प्रश्न यह है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉर स्टार्टेड ब्रिटिश डोमिनेंस इन इंडिया, निम्नलिखित में से किस युद्ध से भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व की शुरुआत हुई? तो बैटल ऑफ बक्सर नहीं होगा, क्योंकि इससे स्थापित हुई। क्या हुई? स्थापित हुई। प्लासी की युद्ध होगी। मैसूर की तीसरी लड़ाई कौन सी, किसी भी एंगल से होगा, वो तो टीपू सुल्तान वाला खेल हम लोग अलग से खेलेंगे, है ना। प्लासी के युद्ध ऑप्शन बी के साथ जाइए ना, ऑप्शन बी आपका एकदम। मैं बता दूं आपको कि ये क्वेश्चंस जो है सिर्फ बीपीएससी 69वीं के लिए नहीं है, ये बिहार शिक्षा पात्रता परीक्षा जो बीपीएससी लेने वाली है उसके लिए भी ये सारे क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं। ये टोटली एनसीईआरटी बेस्ड चीजें पढ़ा रहा हूं मैं, तो आपके लिए भी ये बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि बिहार शिक्षा पात्रता परीक्षा के लिए जो परीक्षार्थी हैं, जो शिक्षक गण हैं, जो टीचर बनने जा रहे हैं एग्जाम दे करके, वो भी इस लेक्चर को बहुत आनंद लेकर के देखें। आपका एग्जाम इससे यहां से क्लियर होगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखता हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन कुछ यूं है कि द फर्स्ट मिलिट्री सक्सेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड इन इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी।
द फर्स्ट मिलिट्री सक्सेस ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी ऑफ इंग्लैंड in India is considered to be Battle of Buxar, Battle of Panipat, Battle of Plassey, more than one of the above, none of the above. भारत में इंग्लिश ईस्ट इंडिया पहली सैन्य सफलता मानी जाती है। तो पहली सैन्य सफलता भी इस बात की चर्चा हुई, पहली सैन्य सफलता भारतीय शासकों के खिलाफ, किसी भारतीय क्षेत्र के खिलाफ, तो कौन सी मानी जाएगी? बैटल ऑफ बक्सर की लड़ाई तो बाद में हुई, उसके पहले पानीपत की लड़ाई। पानीपत की लड़ाई तो भारतीय शासकों के मध्य हुआ ही नहीं है, इंग्लैंड में, इंग्लैंड के साथ हुआ ही नहीं है, ब्रिटेन के साथ हुआ ही नहीं है। पानीपत की लड़ाई तो हम देखें जरा सा, तो पानीपत की लड़ाई 3 हुई है। प्रथम लड़ाई जो है 1526 में हुई, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। दूसरी किसके बीच हुई? दूसरी लड़ाई जो है वो अकबर 1556 में अकबर और हेमू के बीच में हुई। और तीसरी जो युद्ध थी, तीसरी जो पानीपत की लड़ाई थी, तीसरी वो किसके बीच हुई? तीसरी अहमद शाह अब्दाली और किसके बीच? मराठों के बीच में हुई। तो इसमें कहीं भी इंग्लैंड तो दिख नहीं रहा है, तो पानीपत तो होगी नहीं, बक्सर की लड़ाई तो बाद में होगी, उसके पहले लड़ाई हो चुकी थी, कौन सी? प्लासी का युद्ध, है ना, यही वो प्रथम युद्ध था ना। तो हम ऑप्शन सी के साथ जाइए ना, प्लासी का युद्ध पहला सैन्य सफलता था अंग्रेजों का, किसके खिलाफ? किसी भी भारतीय शासक के खिलाफ। चलिए अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 कुछ यूं है कि क्या है? क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ विच गवर्नर द ईस्ट इंडिया कंपनी वाज ग्रांटेड दीवानी राइट्स ऑफ बंगाल, बिहार एंड उड़ीसा बाय एम्परर शाह आलम। एक ही क्वेश्चन को मैं मोड़ के मैंने पूछा, अब इसको आप ही आंसर देंगे और मैं सीधे डायरेक्ट आंसर बताऊंगा। किस गवर्नर के कार्यकाल में सम्राट शाह आलम द्वारा, शाह आलम द्वितीय थे ये, शाह आलम प्रथम तो एग्जैक्टली इसमें शाह आलम द्वितीय होगा, द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार और उड़ीसा की दीवानी अधिकार प्रदान कर दी गई? कौन था वो? कॉर्नवालिस नहीं थे, लॉर्ड क्लाइव। ऑब्वियसली क्या आपने कमेंट सेक्शन में आंसर दे दिया होगा कि क्या होगा? लॉर्ड क्लाइव साहब। लॉर्ड कॉर्नवालिस, ये हम लोग एक चैप्टर ही पढ़ेंगे, गवर्नर जनरल, गवर्नर्स एंड वायसराय, उसमें सारे गवर्नर जनरल के कार्यों के बारे में हम पढ़ेंगे। इतना ही जानिए कि उन्होंने एक भारत में बहुत सारे सुधार कार्यक्रम स्टार्ट किए, प्रशासनिक सुधार और न्यायिक सुधार, जिसमें इनका एक भू राजस्व व्यवस्था बहुत फेमस है, जिसको हम लोग परमानेंट सेटलमेंट के नाम से जानते हैं। इनके समय में हुआ है परमानेंट सेटलमेंट, जिसको अस्थाई बंदोबस्ती कहा जाता है, या इसी को जमींदारी बंदोबस्ती भी जमींदारी व्यवस्था भी कहा जाता है। इसी को इस्तमरारी बंदोबस्ती भी कहा जाता है, इस्तमरारी बंदोबस्ती, इस्तमरारी बंदोबस्ती नहीं। और इसके अलावा तो ये कब हुआ? 1793 में। इसके अलावा लॉर्ड कॉर्नवालिस ने एक बहुत फेमस युद्ध लड़ा था, वो है थर्ड बैटल ऑफ मैसूर। थर्ड बैटल ऑफ मैसूर, ये मैसूर की तृतीय युद्ध थी जिसमें पहली बार मैसूर के शासक हारेंगे। उसके पहले प्रथम और द्वितीय में उनका जो है पलड़ा भारी था। तो थर्ड बैटल ऑफ मैसूर जो है, मैसूर की तृतीय युद्ध 1792 में, तृतीय युद्ध 1792 में ये युद्ध लॉर्ड कॉर्नवालिस के नेतृत्व में लड़ी गई और इसमें टीपू सुल्तान की हार हुई। यही वो युद्ध था जिसमें टीपू सुल्तान ने अपनी आधे से अधिक राज्य को गंवा दिया और साथ ही साथ उसके बेटे को बंधक के तौर पे कॉर्नवालिस ने रख लिया, ताकि टीपू सुल्तान किसी भी प्रकार की गतिविधियां ना करे उनके खिलाफ। और लॉर्ड वेलेस्ली तो वो व्यक्ति है जिसने भारत में सहायक संधि की शुरुआत, सहायक संधि, सब्सिडियरी अलायंस सुना होगा आपने, इसको हम लोग पूरे डिटेल में पढ़ेंगे क्या है ये। तो इन्होंने क्या स्टार्ट किया है? सब्सिडियरी अलायंस स्टार्ट किया था
इनका शासनकाल, इनका गवर्नरशिप ये 1798 से लेकर के और 1805 तक रहते हैं। और लॉर्ड वेलेस्ली ने एक और काम किया था, वो है टीपू सुल्तान की मृत्यु हुई फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर में। फोर्थ बैटल ऑफ मैसूर, मैसूर का चतुर्थ युद्ध 1799 में, और इसी में टीपू सुल्तान की मृत्यु हो गई। चले आगे देखें, तो प्रश्न यहाँ पे था तो हमने आंसर खोज लिया। रॉबर्ट क्लाइव के समय में ही तो हुआ था ना वो काम, क्या बंगाल बिहार उड़ीसा का दीवानी अधिकार मिल गया था। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कुछ यूं है आपके सामने पेश कि Who among the following shifted his capital from मुर्शिदाबाद to मुंगेर? भाई कमाल का व्यक्ति है, अंग्रेजों को अपने झांसे में लेकर के नवाब बन जाता है। यह व्यक्ति है मीर जाफर का दामाद मीर कासिम, मीर जाफर का दामाद मीर कासिम, है ना। मीर कासिम 1760 में नवाब बनता है मीर जाफर को अपदस्थ करके अंग्रेजों की सहायता से, और 1761 में अपनी राजधानी को शिफ्ट कर देता है, सिर्फ इसलिए ताकि वो अंग्रेजों के प्रभाव से दूर रहे, उनके इन्फ्लुएंस से दूर रहे। मुर्शिदाबाद कलकत्ता के नजदीक था, और ये अच्छा ये भी जानकारी हासिल कर लीजिए कि मुर्शिदाबाद राजधानी के तौर पे किसने स्थापित किया था? मुर्शीद कुली खां ने, उन्हीं के नाम पे तो है मुर्शिदाबाद। तो मुर्शीद पहले ढाका हुआ करता था, लेकिन मुर्शीद कुली खां की मतभेद हो गई, मुर्शीद कुली खां का मतभेद हो गया था अजीमुश शान जो उस समय बंगाल का गवर्नर था, तो उसने क्या किया? मुर्शीद कुली खां ने शिफ्ट कर दिया। मतभेद किस बात पे हुई थी कि अंग्रेजों कितनी क्यों दी जा रही है? मुर्शीद यहां पर हम देखेंगे 1760 में मीर कासिम ने अंग्रेजों के प्रभाव से दूर होने के लिए क्या किया? अपनी राजधानी को मुर्शिदाबाद से मुंगेर शिफ्ट कर दिया, और वहां जाकर के कई सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स किए उसने, पुनर्गठन किया अपनी पूरी एडमिनिस्ट्रेशन का, और कई सारे जो है वहां पे उन्होंने कार्य किए जो अंग्रेजों को नागवार गुजरेंगे और बाद में इनको अपदस्थ किया जाएगा। प्रश्न इतना ही था कि हु अमंग द फॉलोइंग शिफ्टेड हिज कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर? निम्नलिखित में से किसने अपनी राजधानी मुर्शिदाबाद से मुंगेर स्थानांतरित की? चलो मीर कासिम खोज लो, तो ऑप्शन सी है, ऑप्शन सी। कब? 1761। ठीक है, बढ़े आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन नंबर 21 क्या है? क्वेश्चन नंबर 21 कुछ यूं है कि भाई कहता है क्वेश्चन, प्रश्न कहता है, प्रश्न, और इसको एक जीवित प्राणी के तौर पे देखिए तो क्या कहता है ये प्रश्न, है ना। हर प्रश्न एक का अपना एक वजूद होता है, उसका अस्तित्व है। वो प्रश्न आपके पूरे एग्जाम के रिजल्ट को उलट पुलट कर सकता है। एक क्वेश्चन से कितने लोगों का, एक क्वेश्चन के गलत और ना सही होने से कितने लोगों का रिजल्ट रुक जाता है। तो हर प्रश्न का अपना एक वजूद है, अस्तित्व है। तो प्रश्न क्या कहता है, प्रश्न का भाव क्या है, इमोशन क्या है? प्रश्न है द मोस्ट डिसाइसिव बैटल विच एस्टैब्लिश्ड ब्रिटिश सुप्रीमेसी इन इंडिया। भारत में ब्रिटिश वर्चस्व स्थापित करने वाली सबसे निर्णायक युद्ध, यही वो युद्ध था जिसमें जो निर्णायक साबित हुआ और भारत में अंग्रेजों को हमेशा के लिए स्थापित कर दिया। शुरुआत नहीं किया, स्थापित कर दिया, निर्णायक। तो निर्णायक कौन है ना? देखो स्टैब्लिश पूछ दिया यहाँ पे, हमने स्टैब्लिश्ड और स्टार्टेड में अंतर बताया था। जो शुरुआत हुआ और जो स्थापित कर दिया, कौन सा? खोज लो। ऑप्शन ए है बक्सर की लड़ाई, ऑप्शन बी है प्लासी का युद्ध, ऑप्शन सी है वांडीवाश की लड़ाई, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से एक से अधिक, ऑप्शन डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो भाई प्लासी के युद्ध ने शुरुआत करी और बक्सर की दिया। ऑप्शन ए के साथ जाएंगे। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 को। चलिए आगे बढ़े हम लोग क्वेश्चन नंबर 22 में। तो 22 नंबर क्वेश्चन कहता है कुछ यूं, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 22? तो चलिए जरा देखें क्वेश्चन नंबर 22 क्या कहता है। तो हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर? अच्छा बताओ,
बैटल ऑफ बक्सर में दो पक्ष कौन कौन सा था? बैटल ऑफ बक्सर में, बक्सर के युद्ध में, है ना, बक्सर के युद्ध के समय दिल्ली का शासक कौन था? तो बक्सर के युद्ध के समय में, बक्सर का युद्ध हुआ कब? 1764 में। ठीक है, बक्सर के युद्ध में दो पक्ष कौन थे? एक पक्ष तो ईस्ट इंडिया कंपनी थी, दूसरा पक्ष इंडियन यूनियन था, और यह भारतीय संघ था, भारतीय शासकों का संघ था। यह भारतीय संघ जो है, इसमें कौन कौन शामिल थे? तो आपको याद होगा, शुजाउद्दौला साहब थे, शुजाउद्दौला साहब थे, अवध के नवाब, अवध के नवाब, और दूसरा कौन था? मीर कासिम था। ये कौन थे? अपदस्थ बंगाल के नवाब, अपदस्थ बंगाल के नवाब। और नेक्स्ट कौन है? और तीसरा व्यक्ति कौन है? शाह आलम द्वितीय। और ये कौन है? कौन है? मुगल बादशाह, जो 1759 में ही बन गया था मुगल बादशाह, अपने पिता आलमगीर द्वितीय की हत्या के बाद। आलमगीर द्वितीय की हत्या किसने की? उसके अपने ही वजीर इमादुल मुल्क ने उसकी हत्या कर दी थी, जिसके पश्चात उस समय आलम द्वितीय दिल्ली में उपस्थित नहीं थे, उस समय शाह आलम द्वितीय पटना में थे। ये बड़ा फेमस प्रश्न बीपीएससी का कि कौन सा वो मुगल शासक था जिसका राज्याभिषेक पटना में हुआ है? यही शाह आलम द्वितीय का राज्याभिषेक कहाँ हुआ है? पटना में हुआ है, और जिसके पश्चात ये अवध के नवाब के यहाँ शरणार्थी हैं। प्रश्न है, हु वाज द रूलर ऑफ दिल्ली एट द टाइम ऑफ बैटल ऑफ बक्सर? बक्सर के युद्ध के समय में दिल्ली का शासक कौन था? खोजो। औरंगजेब, 1707 में ही इसकी मृत्यु हो गई थी, ये तो था नहीं। शाह आलम प्रथम, 1707 से 1712 तक इसका शासनकाल रहा, 12 में इसकी मृत्यु हो गई फरवरी में। शाह आलम द्वितीय, ये सही है, 1759 में ये शासक बने, 1806 में जाकर के इसकी मृत्यु होगी। तो चलो जी, ये था शाह आलम द्वितीय, इसने भाग भी लिया था इस युद्ध में। तो चलो भाई, प्रश्न पूछ दिया कि कौन सा वह मुगल शासक था जिसने बक्सर के युद्ध में भाग लिया था? शाह आलम द्वितीय। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 23 क्या कहता है? क्वेश्चन नंबर 23 कहता है कुछ ये। तो चलो जी, इसके भाव को, इसके इमोशन को समझे हम कि क्वेश्चन नंबर, और जो क्वेश्चन के भाव को समझ गया वो आंसर लगा देगा, क्योंकि भाव ही, इमोशन ही तो समझना है। जिसको क्वेश्चन समझ में आ गई उसका काम आधा हो गया भाई, उसका आंसर सामने है। जिसको क्वेश्चन नहीं समझ में आता उसी का आंसर उसको नहीं मिलता। तो चलो, क्वेश्चन नंबर 23 है, हु वाज द नवाब ऑफ बंगाल एट द टाइम ऑफ बक्सर? अब तो अभी पिछले क्वेश्चंस में ही डिस्कस हुआ था कि कौन था नवाब बंगाल का? मीर कासिम को तो हटा दिया गया था ना, और मीर कासिम को हटा के वापस से किसको लाया गया था? कलकत्ता में निर्वासित रूप से रह रहे मीर जाफर को, जो मीर जाफर 1757 से 1760 तक रह चुका था, और वापस से फिर 1763 से 65 तक। तो ये दो बार रहेगा बंगाल का नवाब। तो प्रश्न है कि कौन है? सिराजुद्दौला? नहीं भाई, ये तो बैटल ऑफ प्लासी में इसकी मृत्यु हो गई। मीर कासिम, ये तो बैटल ऑफ बक्सर में भी लड़ रहा है और इसको हटा दिया गया है पद से। और ऑप्शन सी मीर जाफर। तो ऑप्शन सी के साथ आप जाना चाहेंगे? जाइए, क्योंककि यही आपका सही आंसर है। बक्सर के युद्ध के समय नवाब कौन था? बक्सर के युद्ध के समय में बंगाल का नवाब मीर जाफर था, 1765 में उसकी मृत्यु होगी। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न कहता है 24। यह क्वेश्चन इतनी जल्दी इसलिए बन रहा है क्योंकि अभी तक हमने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को सॉल्व कर लिया है, बहुत सारे चीजों को हमने देख लिया कि क्या भाई क्या कहानियां रही हैं। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 24 चलते हैं। ओके, क्वेश्चन नंबर 24 है कि हु वाज द फाउंडर ऑफ ब्रिटिश एम्पायर इन इंडिया? तो जिसने पहली बार बंगाल में अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित किया, बैटल ऑफ प्लासी में, और उसके बाद बैटल ऑफ बक्सर में अंग्रेजों को पूर्णतः अपने अधूरे काम को उसने इंग्लैंड से आके संपूर्ण कर दिया और हमेशा के लिए अंग्रेजों को भारत का शासक बना दिया। पहले तो बंगाल का शासक बना, और बंगाल का ही वो तो शासन, आपको पता है कि पूरे भारत से जितनी निर्यात होती थी अंग्रेजों की, उसकी 60% निर्यात सिर्फ बंगाल से होती थी। और यही कारण था कि बंगाल इतना महत्वपूर्ण था अंग्रेजों के लिए। बंगाल से कमाए हुए धन से
अंग्रेजों ने ना सिर्फ बंगाल पर शासन किया बल्कि संपूर्ण भारत पर भी कब्जा किया उसी धन से। यहां तक कि यहां से कमाया हुआ धन इंग्लैंड के औद्योगिकरण में भी बहुत बड़ा भूमिका अदा किया। ठीक है, उस पर कभी चर्चा करेंगे, इतना चर्चा भी तो हम लोग सिर्फ फैक्ट के बारे में बात कर रहे हैं। ये सारी हिस्ट्री की एक प्रॉपर जब क्लास आती है ना, एक प्रॉपर चैनलाइज्ड वे में जब क्लासेस होती हैं तो एक एक स्टेप में हम चीजों को समझते चलते हैं, कब कैसे क्यों, है ना। उन सब सबसे बड़ी बात है कि हिस्ट्री क्या है, आपके जीवन में हर घटना, आपकी अपनी कहानी में बीती हुई बातें, जो अपनी जीवन की बीती हुई बातें आपके लिए आप इतिहास है। उस चीज को याद करके आप कभी दुख फील करते हैं, कभी खुशी फील करते हैं। तो हर इंसान का जीवन इतिहास से जुड़ा हुआ है, चाहे उसका अपना ही जीवन हो या फिर आप सब्जेक्ट वाइज पढ़ रहे हैं किसी और का जीवन, कोई और घटनाएं, तो वहां भी आप इतिहास पढ़ रहे होते हैं। आपकी अपनी लाइफ भी इतिहास है, जो बीती हुई बातें हैं आप बैठ के उसको याद करते रहते हैं। तो इतिहास बहुत इंटरेस्टिंग है, आप कहानियों के माध्यम से समझ सकते हैं हर चीजों को। Who was the founder of British Empire? तो चलो वारेन हेस्टिंग्स होगा। वारेन हेस्टिंग्स तो 1772 में आएगा, जब पूर्णतः बंगाल में शासन स्थापित हो चुका होगा। और लॉर्ड एमहर्स्ट बहुत बाद में आएंगे भाई साहब, ये भी नहीं होंगे। लॉर्ड विलियम बेंटिक भी नहीं होगा। कौन सा? रॉबर्ट क्लाइव के साथ जाए। रॉबर्ट क्लाइव साहब ही ने तो फाउंड किया था ब्रिटिश एम्पायर को भारत में। ही इज द फाउंडर, इन्होंने ही तो स्थापना की है, तो इनको हम कह सकते हैं संस्थापक। चलिए ऑप्शन सी के साथ जाओ। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है? 25 नंबर क्वेश्चन कुछ यूं है, द इंग्लिश कमांडर हु लेड द बैटल ऑफ बक्सर। कौन था वो इंग्लिश कमांडर जिसने बैटल ऑफ बक्सर का युद्ध लड़ा था अंग्रेजों की तरफ से? रॉबर्ट क्लाइव साहब थे क्या? उस समय नहीं थे, उस समय वो इंग्लैंड में थे। ऑप्शन पढ़ते हैं, ए रॉबर्ट क्लाइव नहीं होगा, उनको याद किया जाता है किस आता है वांडीवास की लड़ाई के लिए, वांडीवास का युद्ध के लिए, है ना। युद्ध हारे मैसूर के युद्ध में, द्वितीय मैसूर के युद्ध में तो ये हैदर अली से कई सारे युद्ध हार गए थे। और हेक्टर मुनरो भाई साहब, यही तो व्यक्ति था। इस व्यक्ति का नाम मैंने कई बार दोहराया है, लेक्चर आपने अभी ध्यान से देखा होगा तो आपको याद होगा कि यही वो व्यक्ति था जिसने अंग्रेजों को बैटल ऑफ बक्सर में, बक्सर के युद्ध में विजय दिलाई थी। ऑप्शन सी के साथ जाओ, ऑप्शन सी के साथ। ये क्वेश्चन बहुत आसान है लेकिन बीपीएससी के लिए ट्रेंडी क्वेश्चंस हैं, ये क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन में चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कहता है कि कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। चलिए स्टेटमेंट वाला क्वेश्चन आ गया, पढ़ो स्टेटमेंट। सिराजुद्दौला सीज्ड कलकत्ता ऑन 20 जून 1756 to punish company for the unauthorized construction of station at Fort William, है ना। हिंदी में पढ़ते हैं, किन कथनों पर विचार करें? फोर्ट विलियम में किलेबंदी के अनाधिकृत मतलब बिना परमिशन के वो निर्माण कर रहा था। कंपनी को दंडित करने के लिए सिराजुद्दौला 1756 को कलकत्ता की घेराबंदी की उसको सीज कर लिया। ठीक है, और दूसरा स्टेटमेंट है ही रीनेम्ड कलकत्ता एज अलीनगर। उसने कलकत्ता का नाम क्या रख दिया? अलीनगर रख दिया। ये भी स्टेटमेंट सही है, तो ये फर्स्ट स्टेटमेंट भी सही। 30 जून 1756 को कलकत्ता पे अधिकार कर लिया। दूसरा स्टेटमेंट है उसने कलकत्ता का अलीनगर, और तीसरा ऑफ अलीनगर 9 फरवरी 1757 वाज साइंड बिटवीन हेक्टर मुनरो एंड सिराजुद्दौला। ये स्टेटमेंट सही है क्या? सही है? नहीं है ना। ये हेक्टर मुनरो साहब नहीं थे, हेक्टर मुनरो तो बैटल ऑफ बक्सर में आएंगे। ये तो हमारे रॉबर्ट क्लाइव साहब है। तो रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच में वो हुई थी ट्रीटी ऑफ अलीनगर। तो यहां पर स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 3 इनकरेक्ट है। स्टेटमेंट 3 तो विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट। असत्य वाला खोजना है। तो असत्य वाला जब खोजना है तो हमारा पहला स्टेटमेंट सही हो गया, दूसरा स्टेटमेंट सही हो गया, तीसरा स्टेटमेंट गलत हो गया। चलो हिंदी वाला देख लो जरा सा। निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट हमारा सही है,
इन्होंने 20 जून को घेराबंदी करके उस पर कब्जा कर लिया, उन्होंने कलकत्ता का नाम बदल के अलीनगर कर दिया, और हेक्टर मुनरो और सिराजुद्दौला के बीच अलीनगर की संधि हुई। ये डेट सही है कि अलीनगर की संधि कब हुई, ये डेट नोट डाउन कर लेना, 9 फरवरी 1757 को। लेकिन हेक्टर मुनरो और सिराजुद्दौला के मध्य नहीं, रॉबर्ट क्लाइव और, तो ये भी मेंशन कर लो कि रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के मध्य यह अलीनगर की संधि हुई। तो यहाँ पे कौन सा कथन गलत है, असत्य है, असत्य खोजना है, केवल एक नहीं है, एक तो सही है, तो स्टेटमेंट तो गलत हो गया, ये तो ऑप्शन गलत हो गया। केवल 2, ये भी गलत हो गया क्योंकि स्टेटमेंट 2 सही है, तो ये भी गलत हो गया ऑप्शन सी में आते हैं उपरोक्त केवल 3, केवल तीन होगा क्या? हाँ, चलो जी, केवल 3 पे ही जाते हैं हम। हेक्टर मुनरो और सिराजुद्दौला वाला जो स्टेटमेंट था वो गलत था, तो हम जो है केवल 3 वाले स्टेटमेंट पे जाते हैं। ऑप्शन सी केवल 3 है, सी में आंसर होगा, टिक डाउन कर लो, सी मेरा क्या होगा, करेक्ट आंसर है, क्योंकि इनकरेक्ट को ही हम करेक्ट यहाँ पे मान के चलते हैं। भाई मैं फिर से दोहराऊं, स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन में करेक्ट इनकरेक्ट वाले में आप इन शब्द पे जरूर ध्यान देंगे कि कौन सा गलत है, कौन सा गलत नहीं है, कौन सा सत्य है, कौन सा असत्य है, ये ध्यान देके ही आप ऑप्शन चूज करेंगे, वरना मैक्सिमम प्रोबेबिलिटी बच्चे रहती है कि बच्चे गलत करते हैं। तो इसके कारण से 2-4 नंबर से आपका रिजल्ट रुक जाएगा। इसलिए ध्यानपूर्वक क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़े, क्वेश्चन को ध्यानपूर्वक पढ़ के उसके इमोशन को, उसके भाव को समझिएगा, आधा काम वहां पे हो जाएगा आपका। फिर उसके बाद सिर्फ टिक लगाना रहेगा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू द ब्लैक होल ट्रेजेडी कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ब्लैक होल ट्रेजेडी से संबंधित ब्लैक होल त्रासदी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो पहला स्टेटमेंट है, दिस इवेंट नवाब सिराजुद्दौला's This event took place during नवाब सिराजुद्दौला's capture of Calcutta on 20th June 1756। यह घटना 20 तौला के कलकत्ता, यह स्टेटमेंट सही है क्योंकि 20 जून को ही उन्होंने एक कहानी जो है, हम बार बार मैं इस चीज को बोलता हूं कि यह एक मनगढ़ंत कहानी है। तो 20 जून 1756 को इन्होंने क्या किया, 18/14 के कमरे में 146 अंग्रेजों को ठूस दिया, है ना, जिसमें कई सारे अंग्रेज मारे गए। तो अगला स्टेटमेंट है अगला स्टेटमेंट क्या कह रहा है? अगला स्टेटमेंट कह रहा है कि आउट ऑफ 146 पर्सन, 146 अंग्रेज व्यक्तियों में से ओनली 23% डाइड ऑफ सफोकेशन, केवल 23 व्यक्तियों की दम घुटने से मृत्यु हो गई, जिन्हें who were lodged in a very tiny room, जिन्हें एक बहुत छोटे से कमरे में बंद कर दिया गया। 146 में से 123 लोग मारे गए थे, सिर्फ 23 लोग नहीं मारे गए थे, 146 में से 123 लोग मारे गए थे। ये स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया। 23 लोग जिंदा बचे थे, सिर्फ 23 लोग जिंदा बचे थे, ठीक है, क्लियर। और थर्ड स्टेटमेंट जरा सा पढ़ते हैं हम लोग। तो सेकेंड स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, सेकेंड स्टेटमेंट इज रॉन्ग टू अस। तो थर्ड स्टेटमेंट जरा सा पढ़ो। थर्ड स्टेटमेंट है, द ओनली विटनेस ऑफ दिस ट्रेजेडी वाज हेनरी वैनसीटार्ट। भाई ये स्टेटमेंट तो पूरा का पूरा गलत हो गया, वो तो जे.जेड हॉलवेल था। कौन था? जे.जेड हॉलवेल था भाई। तो हमारा सेकेंड स्टेटमेंट भी गलत हो गया, और थर्ड स्टेटमेंट ये हम हेनरी वैनसीटार्ट तो बाद में चल के बनेंगे बंगाल के गवर्नर, ठीक है, बाद में चल के बनेंगे, ठीक है। तो हेनरी वैनसीटार्ट नहीं है, ये क्या होंगे? जे.जेड हॉलवेल, जे.जेड हॉलवेल, जे.जेड हॉलवेल। तो भाई साहब ये स्टेटमेंट भी हमारा स्टेटमेंट 2 और स्टेटमेंट 3 क्या है? इनकरेक्ट है। ये क्या है? इनकरेक्ट है। और स्टेटमेंट 1 क्या है? करेक्ट है। अब क्वेश्चन पढ़ते हैं।
क्वेश्चन क्या डिमांड कर रहा है? इनकरेक्ट मांग रहा है। क्वेश्चन का डिमांड क्या है? डिमांड के अकॉर्डिंग काम करेंगे। तो विच ऑफ द फॉलोइंग अबव, विच ऑफ द स्टेटमेंट गिवन अबव इज आर इनकरेक्ट? इनकरेक्ट डिमांड कर रहा है। इनकरेक्ट कौन सा है? 2 and 3। उपरोक्त दिए गए कथनों में से कौन सा गलत है? कौन सा गलत है? तो चलो जी हम जरा सा हिंदी वाला ऑप्शन के साथ ही चलते हैं, क्योंकि हिंदी माध्यम के छात्र ज्यादा हैं, तो हम उन्हीं के साथ चलते हैं। भेदभाव नहीं होनी चाहिए। तो केवल एक तो करेक्ट है, और यहां पे तो गलत कथन पूछ रहा है, तो केवल एक तो होगा नहीं। केवल 2 और 3, तो 2 और 3 ही तो गलत है। 2 और 3 ही तो गलत है, तो इसी के साथ जाना चाहेंगे ना हम लोग। तो चलिए ऑप्शन बी, केवल 2 और 3, क्योंकि वो हेनरी वेंसिटार्ट नहीं था, वो जे हॉलवेल था। और दूसरा ये कि 146 व्यक्तियों में से 123 व्यक्ति मारे गए, ना कि सिर्फ 23, बल्कि 23 व्यक्ति तो सिर्फ जिंदा बचे थे। चलिए आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन कुछ यूं है कि भाई, अरे बढ़ जाओ। ओके, अगला क्वेश्चन कहता है कि द कॉन्स्पिरेटर अगेंस्ट सिराजुद्दौला इन बैटल ऑफ प्लासी वाज, ठीक है, प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रकारी, इन्होंने षड्यंत्र किया था सिराजुद्दौला के खिलाफ, उनके अपने ही लोग। कहते हैं कि दुश्मन अपने यदि हो जाए ना, तो उनसे जीतना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि ये अपने जो है पीठ में वार करते हैं। असली दुश्मन तो सामने से वार करता है, अपने लोग पीठ में वार करते हैं। ऐसे लोगों से बच के रहिएगा। आप भी दैनिक जीवन में भी ऐसे लोग मिलते रहते हैं जो आपके साथ ही उठेंगे, बैठेंगे, खाएंगे, पिएंगे, लेकिन आपके पीछे आपके साथ षड्यंत्र कर रहे होंगे और आपको पता भी नहीं चलेगा कि आपके पीठ में कब छुरा भोंक दिया जाएगा। तो यही हुआ सिराजुद्दौला के साथ। उनके अपने ही लोग, उनकी अपनी मौसी, उनके अपना मौसेरा भाई और उनका अपना दीवान राज बल्लभ और उनका पुत्र कृष्ण बल्लभ, ये लोग जो है खुलेआम विरोध कर रहे थे सत्ता के लिए। सत्ता बहुत बुरी चीज है। हमारे यहाँ तो सीधे प्रधानी का चुनाव होता है। प्रधानी के चुनाव में भी, जिसको मुखिया का चुनाव भी कहते हैं, मुखिया के चुनाव, प्रधानी के चुनाव में भी बाप बेटा के खिलाफ खड़ा हो रहा है, बेटा माँ के खिलाफ खड़ा हो रहा है, माँ जो है अपनी सास अपने पतों के खिलाफ खड़ी हो रही है। सत्ता का संघर्ष बड़ी बुरी चीज है, अपने को गैर बना देता है, और यहाँ तो अपने ही सबसे बड़े षड्यंत्रकारी निकल जाएंगे। तो कॉन्स्पिरेटर अगेंस्ट सिराजुद्दौला इन बैटल ऑफ प्लासी वाज मीर जाफर, बी जगत सेठ, सी ओमी चंद, मोर देन वन ऑफ द अबव, नन ऑफ द अबव। प्लासी के युद्ध में सिराजुद्दौला के विरुद्ध षड्यंत्रकारी थे मीर जाफर। हाँ, मीर जाफर थे, मीर जाफर सही है। यही तो वो व्यक्ति है जिनके नेतृत्व में गई थी 50,000 की एक बड़ी सेना, और 50,000 की बड़ी सेना लड़ने गई, जहां एक तरफ मात्र 3200 की सेना थी क्लाइव के साथ, लेकिन क्लाइव जानता था कि हमारे साथ सिराजुद्दौला की सेना खड़ी है। तो मीर जाफर के नेतृत्व में सेना का एक बहुत बड़ा हिस्सा भाग ही नहीं लिया युद्ध में, और इन्होंने कन्विंस कर दिया इसको, सिराजुद्दौला को। सिराजुद्दौला युद्ध क्षेत्र से फरार हो गया, आकर के मुर्शिदाबाद से अपनी पत्नी को लेकर के पटना भाग गया। लेकिन पीछे था कौन? मीर जाफर का पुत्र मीरन। मीरन ने अपने व्यक्तियों के हाथों उसकी मर्डर करवा दी। और मीरन इतना क्रूर था कि न सिर्फ सिराजुद्दौला को मरवाया, बल्कि उसके खानदान की एक एक व्यक्तियों को चुन चुन के, जहां जहां उनके खानदान के व्यक्ति थे, उनको मरवाया था। खैर, तो मीर जाफर था वो कॉन्स्पिरेटर। जगत सेठ वह कलकत्ता का और बंगाल का बहुत बड़ा बैंकर था, बहुत बड़ा फाइनेंसर था। इसने षड्यंत्र में भाग लिया था। ओमी चंद दरबार का ही एक अधिकारी था, ये उस षड्यंत्र में एक बहुत बड़ा रोल निभाने वाला व्यक्ति था। ये तीनों ही व्यक्ति थे, ये तीनों ही व्यक्ति मोर देन वन ऑफ दी। उपरोक्त में से एक से अधिक, तीनों ही है, तो उपरोक्त में से एक से अधिक के साथ हम आराम से जा सकते हैं। तो ऑप्शन डी होगा, ऑप्शन डी। 29। क्वेश्चन नंबर 30 क्या है? क्वेश्चन नंबर 30 जरा, क्वेश्चन नंबर 30 कहता है चलिए क्वेश्चन नंबर 30 है, 30वें नंबर प्रश्न पे हम आ गए हैं। तो 30वां नंबर प्रश्न है, हु वाज द एडमिनिस्ट्रेटर एक्टिंग एज अ प्राइम मिनिस्टर इन द रेन ऑफ सिराजुद्दौला के शासनकाल में प्रधानमंत्री के रूप में कार्य करने वाला प्रश्न कौन था? भाई साहब, मीर जाफर तो कतई नहीं था। मीर जाफर सैन्य मामलों को संभालने वाला सेनापति रहा,
बाद में कुछ समय के लिए इनको सेनापति के पद से हटा भी दिया गया, सिराजुद्दौला ने इनको सेनापति के पद से हटा दिया। मीर मदन ये सेनापति बनेगा, ये नया सेनापति बनेगा। मोहनलाल व्यक्ति है जो एडमिनिस्ट्रेटर रहा, एडमिनिस्ट्रेटर के तौर पे इसकी नियुक्ति की गई, और साथ ही साथ ये प्रधानमंत्री के तौर पे, वजीर के तौर पे भी यह वर्क कर रहा था, ये एक्टिंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पे भी ये काम कर रहा था। सिराजुद्दौला के सारे प्रशासन का जिम्मेवारी यही संभाल रहा था। तो हम मोहनलाल वो व्यक्ति है जिसके जो एक प्रशासक था और एक प्रधानमंत्री के रूप में भी कार्य कर रहा था सिराजुद्दौला के व्यक्ति के लिए। ठीक है, तो मीर मदन और मोहनलाल बहुत ही स्वामी भक्त टाइप के व्यक्ति थे। ये बहुत वफादार थे, स्वामी भक्त थे, सिराजुद्दौला के प्रति बहुत स्वामी भक्ति रखते थे, बहुत ज्यादा डिवोशन था इनका सिराजुद्दौला के लिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हम लोग। तो ऑप्शन सी होगा मोहनलाल। मोहनलाल जो है वो एडमिनिस्ट्रेटर है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 31। क्वेश्चन नंबर 31 कहता है कि कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। मीर कासिम शिफ्टेड द कैपिटल फ्रॉम मुर्शिदाबाद टू मुंगेर इन बिहार। यह स्टेटमेंट सही है। मीर कासिम ने राजधानी को मुर्शिदाबाद से बिहार के मुंगेर स्थानांतरित कर दिया था। ये हमने देख लिया है क्वेश्चन, ये स्टेटमेंट सही है और इसके कारणों पर भी हमने चर्चा कर ली है। आफ्टर बैटल ऑफ प्लासी इन 1757, प्लासी की युद्ध के पश्चात मीर कासिम अग्रीड टू हैंड ओवर द डिस्ट्रिक्ट ऑफ वर्धमान टू द कंपनी। 1757 में प्लासी के युद्ध के पश्चात मीर कासिम ने वर्धमान को कंपनी को सौंपने पर सहमत किया। आपको याद होगा कि 1757 के बाद से मीर कासिम गद्दी पर नहीं बैठा था। 1757 के बाद मीर जाफर गद्दी पर बैठा था और मीर जाफर ने पहली जो क्षेत्र अंग्रेजी कंपनी को सौंपी थी वो वर्धमान नहीं था, वो 24 परगना था। वो क्या था? 24 परगना। वर्धमान मीर कासिम ने ही सौंपा है मिदनापुर और चटगांव के साथ, लेकिन वो 1760 की बात है, 1757 की बात नहीं है। तो हमारा स्टेटमेंट नंबर 2 गलत हो गया। प्रश्न है कि विच ऑफ द स्टेटमेंट अबव इज आर। ये उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही है? हमारा सिर्फ स्टेटमेंट नंबर 1 सही है। 1 कहां है? ओनली 1 बी है। बी हमारा सही जाएगा, ओनली 1। सिर्फ एक नंबर स्टेटमेंट हमारा सही है। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन की भाव को समझें कि क्या है, आपके सामने पेश किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अगले प्रश्न पे हम गौर फरमाएंगे। अगले क्वेश्चन पे हम क्या करेंगे? गौर फरमाएंगे। और गौर फरमाइए जरा, गौर फरमाइए। विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कुड हैव कंट्रीब्यूटेड टू द बैटल ऑफ प्लासी। निम्नलिखित में से कौन सा कारक प्लासी के युद्ध में योगदान दे सकता था या दे दिया, है ना? पहला है ऑपोजिशन टू द लोकल पीपल टू द एक्टिविटीज ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी। कारणों पर चर्चा करेंगे। कौन से कारण बैटल ऑफ प्लासी हुआ, किन कारणों से बैटल ऑफ प्लासी हुआ? ईस्ट इंडिया कंपनी की गतिविधियों के प्रति स्थानीय लोगों का विरोध नहीं, किसी भी प्रकार का तो विरोध नहीं था। स्थानीय लोग ईस्ट इंडिया कंपनी से किसी प्रकार से नाराज नहीं थे। नाराजगी तो तब बढ़ेगी जब ये शासक के तौर पे आएंगे, है ना? कंपनी के तौर पे, ट्रेडर के तौर पे कोई नाराजगी नहीं है। रिफ्यूजल ऑफ बी ब्रिटिश प्रैक्टिस ऑफ बिल्डिंग सेटलमेंट्स एंड लार्ज फोर्ट्स इन बंगाल। बंगाल में बस्तियां और बड़े किले, ये भी कोई बात ऐसी नहीं थी जिससे जो है बैटल ऑफ प्लासी हो सकता था। लेकिन अगला स्टेटमेंट जब हम पढ़ेंगे, रिफ्यूजल ऑफ बंगाल नवाब टू ग्रांट द ब्रिटिश कंसेशन एंड ट्रिब्यूट्स इन ट्रेड। बंगाल के नवाबों द्वारा व्यापार में ब्रिटिश रियायतें और रिश्वत देने से इंकार। बंगाल के नवाब द्वारा सच में ब्रिटिश रियायतें खत्म करने की कोशिश की गई। सिराजुद्दौला एक तरह से दस्तक के खिलाफ था, जो दस्तक फर्रुखियत द्वारा दी गई थी अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को, और अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपना जन्मसिद्ध अधिकार समझ लिया था कि हम तो मुक्त व्यापार करने की छूट है, हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। तो इससे नाराजगी थी कि रियायत क्यों मिल रहा है। सिराजुद्दौला उन नवाबों में से नहीं था, जो पहले के नवाबों में से जिन्होंने इस रियायत को जारी रहने दिया, तो इसको खत्म करना चाहता था। इसके अलावा कई सारी छूटों को खत्म करना चाहता था। तो सी हमारा आंसर सही होगा। नवाबों द्वारा व्यापार में ब्रिटिश रियायतें और रिश्वत देने से इंकार करना, ये जो ये बहुत बड़ा कारक, बहुत बड़ा रीजन बना बैटल ऑफ प्लासी के पीछे। ठीक है, तो सी के साथ जाओ, बंगाल के नवाब द्वारा व्यापार में ब्रिटिश रियायतें और रिश्वत देने से इंकार करना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आज के लेक्चर का। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन क्या कहता है? सेकेंड लास्ट क्वेश्चन कहता है
द रीजंस बिहाइंड बैटल ऑफ प्लासी बिटवीन द नवाब ऑफ बंगाल एंड द ब्रिटिश वॉर्स वर, है ना। बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच प्लासी की लड़ाई के कारण थे। द ब्रिटिश डिनाइड स्टॉपिंग ट्रेड रिलेशन विद द इंडिया। अंग्रेजों ने क्या किया, ये तो कोई तुक नहीं है। अंग्रेजों ने क्या किया कि अंग्रेजों ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध बंद करने से इनकार कर दिया। कोई भारतीय शासक नहीं कह रहा था कि तुम भारत के साथ व्यापार बंद कर दो। भारतीय शासकों को तो फायदा हो रहा था, है ना। तो भारतीय शासकों को भी फायदा हो रहा था और दूसरी तरफ अंग्रेजों को भारत के व्यापार से बहुत ज्यादा मुनाफा हुआ। इसी मुनाफे के लिए तो वो आए थे, इसी मुनाफे को तो वो जारी रखना चाहते थे और इसी मुनाफे को वो बढ़ाना चाहते थे। और इस मुनाफे को बढ़ाने के लिए ही उन्होंने अपनी कठपुतली शासक को बैठाने की चालें चलनी शुरू कर दी। तो ये बंद नहीं किया इन्होंने। अंग्रेज इतने बड़े मुनाफे देश से, भारत आज भी व्यापार है, सारे अमेरिका से लेकर के रसिया से लेकर के सारी कंट्रीज जो है भारत को एक मार्केट के तौर पे देखती हैं। और यही कारण है कि सारे कंट्रीज जो है भारत के साथ बहुत अच्छा रिलेशन चाहती हैं, क्योंकि सब अपना माल बेचना चाहती हैं भारत में। अब प्रश्न यह है कि हमारे यहाँ कंज्यूमर क्लास कितनी बड़ी है, क्योंकि सब कंज्यूम नहीं कर सकते हर चीज, है ना। आज भी हमारे यहाँ देश में अंत्योदय योजना 5 किलो अनाज के माध्यम से जी रही है 80 करोड़ जनता। गवर्नमेंट दे रही है तो वो जी रही है। हम आलसी लोग हैं, हम आलसी लोग भी हैं। हमने देखा गांव देहातों में कि 5 किलो प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो है अनाज मिलता है और लोग काम नहीं करना चाहते, नहीं चाहते हैं वाकई में, ठीक है। तो कहां से तुम गरीबी से निकल के अमीरी में आओगे, उसके लिए मेहनत करना होता है। तो सेकंड देखते हैं, हम हिंदी वाले प्रश्न पे ही चलते हैं। हिंदी वाला प्रश्न समझने में सबको आसानी होगी। तो बंगाल के नवाब और अंग्रेजों के बीच प्लासी की लड़ाई के पीछे कारण थे कि अंग्रेजों ने भारत के साथ व्यापारिक संबंध बंद करने से मना कर दिया। ये ऑप्शन नहीं होगा। बंगाल के नवाब ने अंग्रेजों द्वारा लागू सहायक गठबंधन को स्वीकार नहीं किया। बंगाल के नवाब को सहायक संधि दिया ही नहीं गया था ना, कि तुम सहायक संधि, तुमको उस समय सहायक संधि आया नहीं था, सहायक संधि का कोई कॉन्सेप्ट नहीं आया था ना। अप्रत्यक्ष रूप से अवध के नवाब पर सहायक संधि जरूर थोपी गई थी, लेकिन अवध का नवाब के एक सहायक संधि टर्म यूज करके नहीं उस पर थोपा गया था। अवध को तो बफर जोन बना दिया गया। बैटल ऑफ बक्सर के बाद से अगर अंग्रेज चाहते तो अवध पे भी कब्जा कर सकते थे, लेकिन वो अवध पर कब्जा नहीं करना चाहते थे। वो अपने आप को सेफ रखना चाहते थे बंगाल में, क्योंकि अवध बफर जोन का काम कर रहा था। किसके खिलाफ? मराठों के आक्रमण के खिलाफ। किसके खिलाफ? अफगानों के आक्रमण के खिलाफ। अहमद शाह अब्दाली लगातार आक्रमण कर रहा था और बंगाल को सेफ रखना चाहता था अंग्रेज। इसीलिए यही कारण है कि उसने अवध पर कंट्रोल नहीं किया, लेकिन हाँ अप्रत्यक्ष रूप से जरूर वहां पर अपनी नियंत्रण स्थापित कर ली थी। उस पर फिर कभी कहानी पे हम चलेंगे। अभी प्रश्न पे आते हैं। तो सहायक गठबंधन, भाई सहायक गठबंधन की समय हम तो देखेंगे कि भाई ये तो अप्रत्यक्ष रूप से अब कंट्रोल करने की बात है, और बक्सर के युद्ध के बाद तो प्रत्यक्ष रूप से कंट्रोल हो गया। तो ये भी स्टेटमेंट गलत है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के राजनीतिक मामले में घुसना शुरू कर दिया। यही वो कारण है, ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल के शासक के मामलों में घुसना शुरू कर दिया। जैसे सिराजुद्दौला के जो शत्रु हैं उनको समर्थन देना, राजबल्लभ को समर्थन देना, राजबल्लभ और राजबल्लभ के बेटे को अपने यहां शरण देना, घसीटी बेगम का समर्थन करना, शौकत जंग का समर्थन करना, जो पूर्णिया का गवर्नर था उसमें। तो सिराजुद्दौला जो बंगाल का शासक है उसके शत्रुओं को खुलेआम समर्थन करना कहीं ना कहीं बंगाल के राजनीति में घुसना था। और बंगाल की राजनीति में घुसना सिराजुद्दौला को पसंद नहीं आया कि तुम अपने काम से मतलब रखो, हमारे मामलों में ना घुसो। कृष्ण मल्लभ को लौटाने की बात हुई कि भाई वो हमारा धन लेके, हमारा सरकारी धन चुरा के भागा है बड़े मात्रा में, तुम उसे भेजो, हम न्याय करेंगे उसके साथ। कलकत्ता की काउंसिल ने सीधे सीधा मना कर दिया कि मैं नहीं भेजूंगा। ये बहुत बड़ा कारण रहा सिराजुद्दौला को नाराज करने का, है ना। तो अब ये वाला स्टेटमेंट हमारा सही है कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की राजनीति के मामलों में घुसना शुरू कर दिया था। इज राइट। स्टेटमेंट 3 क्या है? सही है। स्टेटमेंट 3 हमारा सही है। तो स्टेटमेंट 3 पे हम चलेंगे। स्टेटमेंट 3 हमारा सही हो गया। अंग्रेज बंगाल के नवाब को उचित राजस्व नहीं देते थे, यह स्टेटमेंट भी सही है। दस्तक वाला जो मामला आपने समझा है, तो जो राजस्व उचित राजस्व मिलनी चाहिए थे वो राजस्व भी कहीं ना कहीं
नहीं मिल रही है। किसको? बंगाल के नवाब को। यही कारण है कि बंगाल की जो आर्थिक स्थिति है वो दयनीय हो गई थी, है ना। मिसयूज ऑफ द दस्तक, ये दस्तक का मिसयूज हो रहा था। तो 3 और 4 भी है। अगला है कि बंगाल नवाब के फरमान के बाद भी ईस्ट इंडिया कंपनी ने बंगाल की किलेबंदी, सॉरी कलकत्ता की किलेबंदी, कलकत्ता की किलेबंदी नहीं रोकी, बंद नहीं की। याद करिए 1756 में दोनों नहीं, 1756 में सप्तवर्षीय युद्ध शुरुआत हो गया था। सप्तवर्षीय युद्ध की शुरुआत हो गई थी यूरोप में, और जिसके कारण से भारत में दोनों ही पक्षों में, फ्रांस और अंग्रेज दोनों ही पक्षों ने अपने अपने फैक्ट्रियों की किलेबंदी शुरू कर दी। कलकत्ता में अंग्रेजों ने और चंद्रनगर में फ्रांसीसियों ने। सिराजउद्दौला ने मना कर दिया कि अपनी अपनी किलेबंदी बंद करो, फ्रांसीसियों ने रोक दी अपनी किलेबंदी। लेकिन अंग्रेज, जिस समय वहां का गवर्नर था ड्रेक, फोर्ट विलियम का गवर्नर था ड्रेक ने मना कर दिया कि मैं अपनी किलेबंदी नहीं बंद करूंगा। तो ये भी बहुत बड़ा कारण रहा प्लासी के युद्ध का। ऑप्शन 3, ऑप्शन 4, ऑप्शन 5 इज करेक्ट। नीचे कोड का उपयोग करके सही आंसर चुने, सही उत्तर चुने। ऑप्शन 1, 2 और 3, 1 तो गलत था, 2 तो गलत था, तो 1, 2 ये होगा नहीं, क्योंकि हमें सही स्टेटमेंट सुनना है। ऑप्शन 4 एंड 5, तो ऑप्शन 4 एंड 5 तो सही है, लेकिन ऑप्शन 3 भी, सॉरी स्टेटमेंट 4 एंड 5, तो स्टेटमेंट 4 और 5 सही है। स्टेटमेंट 3 कहां गया? सी में आइए, केवल 3, 4, 5 यही तो है। यहाँ पे 4 भी है, यहाँ पे 5 भी है, 3 भी है। स्टेटमेंट के साथ हम जाना चाहेंगे, यही 3 स्टेटमेंट हमारे सही हैं, जो प्लासी के युद्ध के सबसे बड़े कारक साबित होंगे। चलिए अगले प्रश्न में चलते हैं, और लास्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर का। चलते हैं, देखते हैं हम लोग क्या है लास्ट क्वेश्चन आज का। क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द ट्रीटी ऑफ इलाहाबाद इज करेक्ट? इलाहाबाद की संधि के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो पहला है, इट वॉज कंसर्न विद द बैटल ऑफ प्लासी, यह प्लासी के युद्ध से संबंधित था, कतई नहीं। बैटल ऑफ बक्सर, बक्सर के युद्ध के पश्चात क्लाइव और शाह आलम द्वितीय और सुजाउद्दौला के मध्य यह संधि हुई है। तो पहला स्टेटमेंट हमारा क्या हो गया? पहला स्टेटमेंट हमारा गलत हो गया, रॉन्ग। सेकेंड स्टेटमेंट क्या कहता है? इट वॉज इम्पोज्ड बाय फोर्स ऑन द इनकम्बेंट मुगल एम्परर एंड डिप्राइव्ड द एम्परर ऑफ हिज प्रॉपर्टी एंड लैंड इन लिeu ऑफ प्रोटेक्शन। यह निवर्तमान मुगल सम्राट जो शाह आलम द्वितीय था पर बलपूर्वक लगाया गया था, और सुरक्षा के बदले में सम्राट की उसकी सारी संपत्ति और भूमि से वंचित कर दिया गया था। ऐसा कुछ नहीं था। इन्होंने सिर्फ एक रियायत ली थी, और ये बहुत बड़ी रियायत थी। वो थी बंगाल, बिहार, उड़ीसा की राजस्व वसूली का, दीवानी अधिकार की प्राप्ति का। उनकी संपत्ति से उनको वंचित नहीं किया गया था। तो ये स्टेटमेंट भी हमारा नहीं होगा, ये स्टेटमेंट हमारा नहीं होगा। तो स्टेटमेंट हमारा बी भी गलत हो गया। स्टेटमेंट सी क्या कहता है? स्टेटमेंट सी कहता है कि द राइट्स गिवन बाय दिस ट्रीटी अलाउड द कंपनी टू कलेक्ट रेवेन्यू डायरेक्टली फ्रॉम द पीपल इन सर्टन प्रोविंसेस। सर्टन प्रोविंसेस क्या? वो सर्टन प्रोविंसेस थे बिहार, बंगाल और उड़ीसा। वो सर्टन प्रोविंसेस क्या थे? बिहार, बंगाल, उड़ीसा। इसमें इस संधि के द्वारा दिए गए अधिकारों ने कंपनी को कुछ प्रांतों में लोगों से सीधे राजस्व एकत्रित करने की अनुमति दे दी। हाँ, यही तो वो है कि इस अधिकार के द्वारा इसने बिहार, बंगाल, उड़ीसा से राजस्व वसूल करने की अधिकार की प्राप्ति कर ली। ऑप्शन सी हमारा सही है। ऑप्शन सी के साथ हम जाएंगे। ऑप्शन सी इज माय राइट आंसर। इसी के साथ आज का लेक्चर, आज के क्वेश्चन यहीं पे खत्म होते हैं। लेकिन जाते जाते मैं आप लोग को याद दिला दूं कि इस लेक्चर को बहुत आनंद पूर्वक देखिए, एंजॉय कीजिए, साथ ही साथ दिल खोल के लाइक भी कीजिए। आपका लाइक करना हमारे उत्साह को बढ़ाता है। लाइक के साथ साथ जो नए छात्र हैं जिन्होंने सब्सक्राइब कर लिया, उनके लिए उनको कोटि कोटि धन्यवाद। और जिन्होंने अभी सब्सक्राइब नहीं किया है वो जाकर के सब्सक्राइब का बटन दबाइए, नोटिफिकेशन ऑन रखिए। जब भी वीडियोस आएंगे, जब भी लेक्चर आएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगी और आप तुरंत उसी समय आप अपनी वीडियोस को देख लें, ताकि आपकी तैयारी को एक नई धार मिल जाए, एक नई डायरेक्शन मिल जाए। लेवल ऑफ बीपीएससी आपके लिए प्रतिबद्ध है, आपके रिजल्ट के लिए प्रतिबद्ध है। यदि आपने इन लेक्चर्स को बहुत केयरफुली और बहुत आनंद से देखा, आपकी रिजल्ट आएगी तभी बीपीएससी क्या, आने वाले समय में हम बहुत सारे कोर्सेज को लेके आएंगे और आपके लिए आएंगे। क्वालिटी कंटेंट देना हमारा प्रतिबद्धता है और उसी से रिजल्ट आएगा। बदलते हुए पैटर्न के अकॉर्डिंग
यदि नहीं आपके सामने क्वेश्चन लाया जाए तो आप जो है वो पुराने ढर्रों के क्वेश्चंस देखेंगे और उससे रिजल्ट नहीं आना है। ठीक है, तो हम लोग मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए आप इस लेक्चर को देखिए, एंजॉय कीजिए। थैंक यू सो मच। मिलते हैं हम लोग अगले लेक्चर में।